यहाँ पे अभी हम जो सीआरपीसी के टॉपिक को पढ़ रहे थे, सीआरपीसी 1973 में बेसिकली आपको, वैसे तो इन जनरल आपको जेएलओ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ मैंने बता दिया है, लेकिन ध्यान रखना, अब जैसे हम इस चैप्टर को तैयार कर रहे हैं तो क्या क्या पढ़ के जाना है। मैंने आपको पहले भी बताया इसके बारे में कि जो आपको मेनली सेक्शंस पढ़ने हैं वो ध्यान रखो, लिमिटेशन पीरियड को ध्यान रखना कि जहां जहां पर सीआरपीसी में टाइम पीरियड बता रखा है उसको जरूर पढ़ के जाना अपने पास से। ठीक है, वो ही आपसे ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये क्वेश्चन आएगा, दूसरा आएगा अथॉरिटी को लेकर के। ठीक है, जितनी भी आपकी अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के बारे में जरूर याद रखना, कौन कौन सी अथॉरिटीज के क्या क्या कार्य हैं। अगर उनको भी आपने ढंग से लिख रखा है, पढ़ रखा है, कि जैसे कि सेक्शन नंबर 91 में कौन समन कर सकता है, समन प्रोड्यूस कौन कर सकता है, और किसके द्वारा वो समन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जहां पर लेटर और टेलीग्राफ की बात की गई है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सेक्शन है सीआरपीसी के जिनको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अथॉरिटी, दूसरा है लिमिटेशन, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि यहां पर आपको सीआरपीसी में जो मेनली ध्यान रखना, लिमिटेशन के लिए यहां पर चैप्टर अलग से भी बताया हुआ है 36। ठीक है, ये सेम लिमिटेशन का चैप्टर 36 वाला जो चैप्टर है आपका, वो सेम इसी तरीके से है जैसे कि लिमिटेशन एक्ट है ना आपका, उसके अंदर कुछ सेक्शन बता रखे हैं, जैसे सेक्शन नंबर 4 है, 14 है, 15 है, 20 है। कुछ ही उनमें से कुछ ही प्रोविजंस को जो है चैप्टर नंबर 36 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डाला गया है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट जो है आपका वो वहां पर इन जनरल केवल सिविल केसेस की डील करता है। मेजरली जो आपका पार्ट है लिमिटेशन एक्ट का वो सिविल केसेस से डील करता है, लेकिन सीआरपीसी के रिगार्डिंग क्या हो रखा है, यही चैप्टर नंबर 36 के अंदर आपको कुछ लिमिटेशन पीरियड के बारे में बताया हुआ है। अब ये लिमिटेशन पीरियड क्या है इसको थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है, इसके बारे में मैं पहले बता देता हूं आपको। जैसे कि लिमिटेशन पीरियड को बता रखा है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन पहले तो बता रखा है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता क्या है। आप में से कोई बता सकता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब पीरियड में डिफरेंस क्या होता है? ये दो शब्द आपने पढ़े होंगे कहां पर, लिमिटेशन एक्ट में, पता है क्या किसी को? अगर ये समझ में आते हैं तो लिमिटेशन एक्ट भी समझ में आएगा और ये सीआरपीसी का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका, और टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है ये। रिया जी पता है क्या कुछ? सर, पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है जो मतलब लिमिटेशन एक्ट में दे रखा है। लिमिटेशन एक्ट में तो बहुत कुछ दे रखा है, तो क्या दे रखा है वहां पर ऐसा जो पीरियड, प्रिस्क्राइब पीरियड जो शेड्यूल में दे रखे हैं वो हो गए। मतलब, और हाँ, मतलब जैसे कि 2 साल का टाइम पीरियड बता रखा है, 3 साल का बता रखा है, 10 साल का बता रखा है, ये क्या है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन पीरियड ऑफ कहलाता है। लिमिटेशन और ठीक है, लेकिन प्रेस्क्राइब पीरियड क्या होता है? सर जो लिमिटेशन मतलब जो एक्सक्लूड करते हैं और बाकी कंप्यूट करने के बाद टाइम निकलता है वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड हो। कंप्यूट करने के बाद नहीं होता, जिस टाइम से कंप्यूट किया जाता है, गणना की जाती है, काउंटिंग की जाती है, उस दिन की डेट से लेकर के जो टाइम पीरियड बता रखा है उसे कहते हैं प्रेस्क्राइब पीरियड। जैसे कि सपोज करो आपके घर पे चोरी हुई आज, ठीक है, 1 तारीख, 1 तारीख को, 1 नवंबर को हुई चोरी, तो 1 नवंबर से लेकर के, और प्रेस्क्राइब पीरियड जो है वो कब, लिमिटेशन पीरियड कितना बता रखा है चोरी करने का, 3 साल का, कि 3 साल के अंदर ही सूट फाइल कर सकते हो। तो जिस दिन से आपके घर पे चोरी हुई है उस दिन की डेट से लेकर के, यहां पर मानो 2023 में चोरी हुई है, तो 1/11/2026 के अंदर ही क्या करना पड़ेगा आपको, सूट फाइल करना पड़ेगा। तभी कोर्ट कोग्निजेंस, मतलब सूट फाइल करने से मतलब यहाँ पर कॉग्निजेंस लेने से है। सूट फाइल जो होते हैं आपके वो तो सिविल केसेस में होते हैं, कि कोर्ट तभी कॉग्निजेंस लेगी कि आपने तब उस केस को उतने टाइम में लिया है कोर्ट में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। अब इस लिमिटेशन पीरियड के बारे में इन जनरल चैप्टर नंबर 36 में बताया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। जैसे कि यहां पर बता रखा है कि जैसे कि अगर कोई ऑफेंस जो कि फाइन से रिलेटेड है, सेक्शन नंबर है आपका 468। ठीक है,
ध्यान रखना है सेक्शन को, 468 के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके लिए, पूछेगा कि अगर फाइन से रिलेटेड ऑफेंस है तो कितने टाइम में कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। तो अगर आपने केस जो है 6 महीने के अंदर कर दिया है तो कोर्ट तब तो आपकी कॉग्निजेंस को सुन लेगी, अगर वो फाइन से रिलेटेड है। अगर कोर्ट के सामने नहीं लेके आया केस तो फिर 6 महीने के बाद वो सुनेगी भी नहीं, मना कर देगी। तो कोर्ट बाउंड हो जाता है, लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही काम कर सकता है। तो कोर्ट कॉग्निजेंस ही तभी ले सकता है अगर की सूट 6 मतलब केस जो है 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट के पास आ गया होगा। क्लियर? ऐसे ही 1 साल का ऑफेंस अगर है तो 1 साल का ही लिमिटेशन पीरियड भी मिलेगा। मतलब 1 साल का ऑफेंस सजा, सपोज करो किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उसकी सजा जो है कितनी है, उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, 1 साल है, तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी 1 साल माना जाएगा। तो सजा 1 साल है किसी ऑफेंस की तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी 1 साल माना जाएगा। ऐसे ही अगर किसी केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन सजा कितनी है, 3 साल है किसी ऑफेंस की, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी कितना माना जाएगा, 3 साल। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा 101%, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा आपके लिए। 6 महीने का ऑफेंस मतलब जहां पर ऑफेंस किस रिलेटेड डील करता है, फाइन से। ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसमें आपको केवल सजा के तौर पर फाइन ही इंपोज किया जा सकता है, तो वहां पर 6 महीने के अंदर कोर्ट कॉग्निजेंस को सुनेगी। एक साल का ऑफेंस कमिट किया है तो वहां पर 1 साल का टाइम पीरियड मिलेगा आपको। और अगर 3 साल का कोई ऑफेंस कमिट किया है तो वहां पर 3 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा यहां पर जो मेन चीज है वो एक और समझ लो कि सपोज करो इनमें से आपको, आपने क्या है, एक व्यक्ति ने सेक्शन नंबर 220 के तहत, 220 पता है क्या, 220 क्या बताता है, सेक्शन नंबर 220 किसके बारे में बताता है, बताइए। सेक्शन नंबर 220 जो है आपका वो बताता है ट्रायल के बारे में, जॉइंटली ट्रायल चलाने के बारे में। मतलब एक व्यक्ति ने अगर बहुत सारे अपराध कर दिए हैं तो उसका सब ऑफेंसेस के चार्जेस जो है एक साथ चलाए जा सकते हैं, वन ट्रायल के अंदर ही। पढ़ा है ना इसके बारे में? तो उसके बारे में यहां पर बता रखा है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने बहुत सारे ऑफेंस किए हैं, सपोज करो कोई एक ऑफेंस 1 साल का किया है, किसी में 2 साल का किया है, किसी में 3 साल का किया है, इतने चार्जेस लगे हुए हैं, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कौन सा काउंट करोगे वहां पर? तो वो कह रहा है कि जिसकी ज्यादा पनिशमेंट होगी उसी के पीरियड ऑफ लिमिटेशन को काउंट किया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? बात बताओ। इसी के साथ साथ दूसरा एक और इंपॉर्टेंट आपके लिए सेक्शन है, वो है सेक्शन नंबर 469। इसको भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 469 जो है आपके बारे में ये बताता है कि ये ऑफेंस जो है कि इसका कॉग्निजेंस लेने की जो बात कर रहे हैं, काउंटिंग कब से की जाएगी किसी को ऑफेंस की, कि कब से माना जाए कि ये ऑफेंस कमिट हो गया है। तो सीधी सी बात आपको पता ही है, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, मतलब जिस दिन चोरी हुई है घर में, जिस दिन हाथापाई हुई है किसी के साथ, तो जिस दिन भी जो भी ऑफेंस हुआ है उस दिन से ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज मान लिया जाता है। मतलब जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ है उस दिन कोई क्या मान लिया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है उस दिन से ही ऑफेंस की काउंटिंग चालू हो जाएगी, मतलब उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन की काउंटिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, पहली बात ध्यान रखना ये। दूसरा, सपोज करो आपने क्या किया, आपको किसी ऑफेंस के बारे में पता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं होता, आपके घर में कोई ऑफेंस हो गया और आप बाहर हो और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो बताओ कैसे रिपोर्ट फाइल करते, कॉग्निजेंस कैसे लेते, मतलब आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कब करवाते, आप कैसे सूचना देते किसी को? तो आपको पता नहीं था, ना ही पुलिस को पता था। अब या तो आपको या किसी पुलिस को नॉलेज हो जाए तो उस दिन से ही आपका कंप्यूटेशन की डेट जो है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट होने लग जाएगा। दूसरी बात है नॉलेज के बेसिस पे, नॉलेज किसकी हो आपको, किसी ऑफेंस की। ये किसको होनी चाहिए, या तो आपको जिसके जिसके साथ ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ, मतलब अग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, या तो अग्रीव्ड पर्सन या पुलिस ऑफिसर कोई, इनमें से जिसको भी पहले पता चल जाएगा ना उसी दिन से ये डेट कंप्यूट की जाएगी, काउंटिंग करनी चालू हो जाएगी। अगर ऐसे सपोज करो अब आपको पता तो चल गया कि ऑफेंस कमिट हुआ है, लेकिन उसमें भी ऐसा हुआ कि अपराधी जो है वो मिल नहीं रहा था, आपको ये नहीं पता था कि अपराध तो हुआ है लेकिन ये नहीं पता था अपराध किसने किया है। लेकिन जैसे ही आपको इस बात की नॉलेज हो जाती है, या तो आपको या किसी पुलिस वाले को, कि इस व्यक्ति ने, ये फलाने व्यक्ति ने ही अपराध किया है,
तो जिस दिन आपको नॉलेज हो गई या आइडेंटिटी मतलब उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है, मतलब ऑफेंडर के बारे में पता चल जाता है कि ये व्यक्ति फलाना ऑफेंडर है, तो उस दिन की डेट से ही आपका क्या हो जाएगा, ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट होने लग जाएगा। इन तीन चीजों को ध्यान रखना, 1 2 3। इसमें से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए सेक्शन नंबर 469 में से। तो एक तो यहां से ये, और 468 जो है आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन को लेकर के ये, इन दोनों को ध्यान रखना। इसी के साथ साथ यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं, ध्यान ये भी रखना है, इसका सबसेक्शन नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसी बात जो है आपको लिमिटेशन एक्ट में भी पढ़ने को मिलती है। सेक्शन नंबर जहां तक की है वो सेक्शन नंबर 12 है। सेक्शन नंबर 12 का क्लॉज 1 पहला ही ये बात कहता है लिमिटेशन एक्ट का, सेम उसी तरीके की बात यहां पर लिखी हुई है। और क्या कह रहा है ये, तो देखो यहां पर लिखा है कि ये जो है, जिस दिन आप काउंटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब जिस दिन आपको नॉलेज हुई, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या जिस दिन ऑफेंडर के बारे में पता चला है, उस दिन से काउंटिंग होनी चाहिए थी ना। तो ये कह रहा है उस दिन से काउंटिंग ना करके उससे अगले दिन से काउंटिंग करना, और उस दिन से लेकर के, और जिस दिन का लिमिटेशन पीरियड है, प्रिस्क्राइब पीरियड 3 साल मिला है, तो 3 साल उस दिन से काउंट होने लगेंगे आपके। ठीक है, तो जिस दिन आप कंप्यूट करते उस दिन को ये क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हुई बात? रिया जी बताइए। यस सर। ठीक है, ऐसे ही कुछ और चीजें भी बताई हैं सेक्शन नंबर 470 में। सेक्शन नंबर 470 जो है इसी तरीके की बात और करता है, और ये कहता है एक्सक्लूजन के बारे में। क्या बता रहा है, एक्सक्लूजन। ये एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस, सेक्शन नंबर 470। ये एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस में क्या बताया है, तो ये जो है आपका क्लॉज 1 जो है आपका लिमिटेशन एक्ट के अंदर सेम सेक्शन बता रखा है, सेक्शन नंबर 14। और इसी तरीके का क्लॉज 2 और क्लॉज 3 की जो बातें हैं इस सेक्शन नंबर 470 में, वो ही लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 15 बताता है। कौन सा सेक्शन, 15। अब इसमें ऐसी क्या बात बताई हुई है, तो यहां पर ये एक्सक्लूजन उस टाइम पीरियड को कर रहा है, वैसे तो काउंटिंग होनी चालू हो गई थी, लेकिन ये कह रहा है कि सपोज करो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति गलती से किसी और जगह केस फाइल कर जाता है, कंप्लेंट फाइल करनी थी किसी व्यक्ति के खिलाफ, सपोज करो किसी व्यक्ति ने किसी के घर पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है बहुत दिन से, अब उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट तो फाइल करी, लेकिन वो कंप्लेंट गलत कोर्ट में फाइल कर आया, लेकिन उसने सावधानी तो बरती ना। लेकिन सावधानी बरतने से क्या होता है, तो कह रहा है अब उसकी गलती नहीं थी, वो तो टाइम पे पहुंच गया था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, तो वो तो अपने राइट को लेकर के अवेयर था। तो ऐसे केस में कह रहा है कि जब गलत जुरिस्डिक्शन में अगर व्यक्ति पहुंच गया है, लेकिन उसने ड्यू डिलीजेंस का ध्यान रखा, मतलब सारी सावधानियां बरतने के बाद भी उस पर गलती हो गई, गलत जुरिस्डिक्शन में पहुंच गया, मतलब डिफेक्ट हो गया किसका, जुरिस्डिक्शन को लेकर के, तो फिर ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगी, ऐसे ग्राउंड के आधार पर उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देगी, एक्सटेंशन कर देगी। ये बात कहां लिखी हुई है, सेक्शन नंबर 14 में लिमिटेशन एक्ट में लिखी हुई है। सेम बात क्लॉज 1 के लिए भी अप्लाई होती है। लेकिन अगर उसने गुड फेथ में ऐसा नहीं किया है, लापरवाही बरती और फिर ऐसा किया था, तो फिर उसको ऐसा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, उसका केस कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी ही नहीं, उस पर संज्ञान ही नहीं लेगी। ठीक है, तो ये इसका क्लॉज 1 कहता है। लेकिन क्लॉज 2 और क्लॉज 3 क्या कहता है, क्लॉज 2 में लिख रखा है कुछ चीजों के बारे में, सपोज करो वो तो कोर्ट में केस फाइल करने गया व्यक्ति, मतलब कंप्लेंट फाइल करने गया, लेकिन कंप्लेंट फाइल होने से पहले पहले ही कोर्ट ने क्या कर दिया कि कोर्ट, दूसरी कोर्ट ने वहां पर उसके ऊपर स्टे का ऑर्डर लगा दिया, इंजंक्शन का ऑर्डर लगा दिया, या कोई कंप्लेंट जो है वो विड्रॉ कर ली गई किसी चक्कर में। तो ऐसे केस में उसने तो फाइल कर दिया, लेकिन अब वो करे क्या, उसकी तो गलती नहीं है, उसने तो कंप्लेंट फाइल करने का अपना पूरा काम किया, लेकिन कोर्ट ने ऐसी एक्ट कर दिए जिसकी वजह से वो ऐसा केस फाइल तो हो गया, लेकिन कोर्ट टाइम पे कॉग्निजेंस नहीं ले पाया, क्योंकि वो तो केस रुक गया, वहीं पे स्टे हो गया। अब वो सपोज करो केस जो है 6 महीने का टाइम पीरियड था, 7 महीने 8 महीने हो गए स्टे हुए, आपको पता है कोर्ट में तो ऐसे चलते रहते हैं, तो स्टे लगे हुए उस पर केस पर वहां कोर्ट में 6 महीने 7 महीने हो गए। अब बताओ उसकी क्या गलती है उस केस में,
वो तो मिसलीड हो गया ना उस केस से। तो ऐसे केस में जब उसकी गलती नहीं है तो कह रहा है उसको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। कोर्ट उसको कहेगी कोई बात नहीं, वो हमारी गलती रही है, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम तो आगे थे टाइम पर। तो उसको क्या दे दिया जाएगा ऐसे केस में, एक्सटेंशन दे दिया जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ऐसे ही क्लॉज 3 जो है इसका, ये क्लॉज 3 भी इसी तरीके की बात करता है। ये कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, अब ये बताओ पहले तो, सबसे पहले रिया जी आप मुझे, कि कहां पर गवर्नमेंट से जब आप किसी पर केस फाइल करते हो तो कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, सबसे पहले क्या होता है, अप्रूवल लेनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ऐसे कौन से केसेस होते हैं? सर स्टेट के अगेंस्ट जो केसेस होते हैं। अच्छा, स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। और कौन सा सेक्शन है ये बताइए? सर सीपीसी याद आ रही है। टीपीसी, टीआरपीसी पढ़ रहे हैं? हाँ पर सेक्शन उसका सीपीसी का याद आ रहा है। आपको याद हो तो मैंने कुछ चीजें बताई थी सेक्शन नंबर 197 के अंदर, जहां पर यस सर। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है जब भी आप किसी जज के खिलाफ या किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई भी कॉग्निजेंस लेने की बात करते हो। तो अप्रूवल किसकी लेनी पड़ती है वहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि अगर वो अथॉरिटी वहां की है। आप क्या कर रहे हो, आप तो केस फाइल कर रहे हो लेकिन अप्रूवल कहां से लेनी पड़ रही है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन अप्रूवल क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि अभी अप्रूवल, आप एप्लीकेशन दोगे पहले तो उनको कि साहब ऐसे ऐसे हम केस फाइल करना चाहते हैं। तो अब वो जब तक अप्रूवल दे तो 3 साल निकल गए अप्रूवल आते आते। तो इसमें गलती क्या उस व्यक्ति की है, बताओ, क्या उस व्यक्ति की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है? तो कह रहा है कि अप्रूवल लेने में जो टाइम लगा है, तो उस टाइम को क्या कर दिया जाएगा ऐसे केस में, क्लॉज 3 कहता है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जो कंसेंट लेने में, अप्रूवल लेने में टाइम पीरियड लगा है ना उसका, तो उसको भी इस केस में क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी जज या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई केस करना चाहता हो। क्लियर हुई बात, बताइए? यस सर। ये 2-3 चीजें जो हैं आपको याद होनी चाहिए। सेक्शन नंबर 470 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहां से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए। साथ ही साथ एक और चीज है सब सेक्शन नंबर 4 के अंदर, वो ये कहता है कि सपोज करो अक्यूज भाग जाता है, अक्यूज विदेश चला जाता है, या वो अरेस्ट होने से छुप रहा है, तो कोर्ट कॉग्निजेंस कैसे ले उसके खिलाफ? तो फिर अब इतने टाइम पीरियड तक वो व्यक्ति अगर छुपा हुआ है कहीं पर, तो फिर क्या होगा उस केस में? तो फिर ऐसे केस में क्या हो रहा है कि जब तक वो पकड़ा ना जाए तब तक का टाइम पीरियड क्या होगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, अरेस्ट ना कर लिया जाए। या वो वहां से, जैसे सपोज करो कोई विदेश में है, तो वहां से जब आएगा, तो आने के बाद अगर यहाँ पे पकड़ लिया या छुपा हुआ है कहीं किसी जगह पर, तो वहां से आएगा तो फिर तब से ही वो टाइम पीरियड चालू होगा, और उतना टाइम पीरियड जितने टाइम के लिए वो छुपा हुआ था वो एक्सक्लूड हो जाएगा उसके लिए। क्लियर हुई बात, बताइए? यस सर। अब बताओ सेक्शन नंबर 471 में कुछ बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि एक्सक्लूजन ऑफ द डेट ऑन विच द एक्ट इज क्लोज। कौन से सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट में लिखी हुई थी ये बात, किस सेक्शन में लिखी हुई थी ये बात बताइए? कि कोर्ट अगर क्लोज्ड है और आप उस दिन केस फाइल करने जाते हो, तो क्या आपको टाइम पीरियड एक्सक्लूजन कर दिया जाएगा, वो टाइम पीरियड मिल जाएगा एक्सटेंशन आपको? कौन सा सेक्शन कहता है लिमिटेशन एक्ट का? सर 13 है क्या? नहीं, गलत। 4। सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 सेम बात कहता है ऐसी। ये कहता है कि सपोज करो जिस दिन आप कोर्ट में केस फाइल करने जा रहे हो, कोर्ट में आप चले तो गए, कोर्ट कॉग्निजेंस तो लेती, लेकिन कोर्ट उस दिन बंद थी, और उसी दिन लास्ट डेट थी, आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है उस दिन खत्म होने वाला था। अब आपकी गलती है क्या उसमें? तो कोर्ट ही जिस दिन बंद है तो फिर आपकी कोई गलती नहीं है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? तो कह रहा है जिस दिन कोर्ट खुलेगी उस दिन से वो चालू हो जाएगा। लेकिन ये बता रहा है कि कोर्ट क्लोज कब मानी जाएगी, तो कह रहा है कि जब उसका छुट्टी का दिन है, मतलब वैसे तो वो छुट्टी नहीं करती है, लेकिन किसी इमरजेंसी के केस में या कोई वकील मर जाता है तो वो कॉन्डोनेंस ले लेते हैं, तो फिर ऐसे केस में आपको एक्सक्लूजन एक्सटेंशन मिल जाता है उस केस का। सेम इसी तरीके की बात सेक्शन नंबर 472 में, सेक्शन नंबर 472 सेक्शन है जिनके ऊपर या तो टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आएगा यहां से,
या यहाँ से आपके लिए डायरेक्ट टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर क्या है, ऐसी चीज के बारे में जिक्र किया गया है। 472 सेम इस तरीके की बात करता है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस की बात कह रहा है कि ऑफेंस का कंटिन्यूएंस अगर है तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से काउंट करें। जैसे कि किसी के घर में कोई व्यक्ति ट्रेस पास करके बैठा है, होता कि नहीं होता, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, जबरदस्ती छीना ली उससे, तो कंटिन्यूइंग ट्रेस पास है कि नहीं उसके ऊपर, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या खत्म होगा क्या। तो कह रहा है कि जिस दिन तक लास्ट इंसिडेंट हुआ है उसके साथ, उस डेट से ही क्या होगा, उसका कंप्यूटेशन चालू होगा, मतलब उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंटिंग में आएगा। क्लियर हुई बात। ये सेम बात सेक्शन नंबर 20 में लिखी हुई है लिमिटेशन एक्ट में। अब आता है सर 22। 20। सर 20 तो अक्नॉलेजमेंट की बात करता है ना। हाँ हाँ, तो सेक्शन एक्नोलेजमेंट की बात करता है। 22 में आता है कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ या टॉर्ट के बारे में। अच्छा अच्छा, तो फिर वो होगा, एक बार चेक कर लेना है ना। 20 सही बात कह रहे हो, एक्नोलेजमेंट की बात करता है। 18, 90 और 20। अब देखिए यहीं पर सेम ऐसी बात लिखी हुई है, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस। अब ये कुछ और बात कर रहा है, ये कॉन्डोनेंस ऑफ डिले की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है ऐसा, मतलब ये कॉन्डोनेंस ऑफ डिले जो है आपका सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में बता रखा है इन जनरल तो, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर केस की बात करता है। जैसे वो कहता है कि अपील और एप्लीकेशन की बात, लेकिन यहाँ पर कुछ और बात है, क्योंकि ये सिविल केस तो है नहीं। तो यहाँ पर जो बात बता रहा है कि कह रहा है कि कुछ ऐसे केसेस भी तो हो सकते हैं ना आपके साथ, जिन केसेस में क्या हो कि केस तो फाइल किया है आपने, क्या किया है कि कोई केस तो फाइल किया है, कंप्लेंट तो फाइल की है, लेकिन कंप्लेंट फाइल का टाइम पीरियड जब आपको कोर्ट में जाना चाहिए था वो टाइम पीरियड निकल गया। जा तो रहे थे आप, लेकिन किसी वजह से आप जा नहीं पाए कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने के लिए, और पीरियड लिमिटेशन पीरियड जो है आपका निकल गया। तो बताओ कोर्ट कैसे कॉग्निजेंस लेगी उस केस में। तो कोर्ट दो चीजों को यहां पर ध्यान देती है। एक तो कोर्ट वहां पर चेक करेगी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को, कि भाई इस व्यक्ति के इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ये काम करना चाहिए, न्याय के हित में ये काम करना जरूरी है, कोर्ट का कॉग्निजेंस लेना जरूरी है या नहीं है। एक चीज तो ये देखेगी। दूसरी चीज देखेगी, कोर्ट के सामने जो व्यक्ति जो ग्राउंड दे रहा है, आधार दे रहा है कि साहब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं कोमा में चला गया था, या कोई और दिक्कत हो गई थी, घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं नहीं आ पाया, मैं आना तो चाहता था। अगर ऐसे कोई ग्राउंड देता है और कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है, तो फिर उसको पीरियड को एक्सटेंशन कर दिया जाएगा। मतलब इन दोनों में से कोई भी बात को एक को यूज कर सकता है कोर्ट, और उसके आधार पर क्या दे सकता है, आपको एक्सटेंशन दे सकता है। क्लियर हुई बात, बताइए। यस सर। चलिए, तो ये कुछ बातें थी। साथ ही साथ ध्यान रखना, अब यहां से आगे की जो चीजें हैं, इनसे पहले मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, कुछ और चीजों के बारे में। यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से जनरली चैप्टर नंबर 35, चैप्टर कौन सा है, ये तो था आपका 36, ऐसे ही चैप्टर नंबर 35 जो है, इसमें से भी काफी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके। और इस पे या तो आपको टाइटल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, या अंदर से जेएलओ में क्या होता है कि इस चैप्टर नंबर 35 में से कुछ क्वेश्चन तो आते हैं टाइटल बेस्ड। देखो चैप्टर नंबर कौन सा है, 35, इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो 36 जो है आपका, उसका टाइटल ये जरूर याद रखना कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में कहां बताया गया है, और कितने से कितने सेक्शन में बताया हुआ है, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। 467 से लेकर के और करीबन करीबन 473 तक के सेक्शंस को कवर करता है। इसी तरीके से यहां पर जो है आपको 460 से लेकर के और करीबन करीबन 466 तक के सेक्शंस को कवर करता है। अब यहाँ पे ऐसी क्या बातें बता रखी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है इरेगुलरिटीज और रेगुलरिटीज की बात। कभी कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं पर शब्द लिखा होता है शैल, पढ़ा है ना, और कहीं कहीं पर लिखा होता है मे। तो ये जो शैल शब्द है, इसकी वजह से क्या होता है, कोर्ट क्या होता है कोर्ट के साथ, सब बाउंड हो जाता है कोर्ट। कोर्ट बाउंड हो जाता है, मतलब कोर्ट को वो लॉ फॉलो ही करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोर्ट जब अब रेगुलर कार्रवाई करता है, तो कोर्ट अपनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल अपनी लिमिट से ज्यादा कर लेता है। मतलब क्या करता है,
वो अपनी पावर का इस्तेमाल अपनी जो उसके पास शक्तियां दे रखी है सीआरपीसी के अंदर उससे ज्यादा कर लेता है। ठीक है, तो अब उसने जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया, बियॉन्ड चला गया अपने जुरिस्डिक्शन के, तो फिर ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया कि रीजन्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन यहां पर कह रहा है कि रीजन्स का मतलब नहीं है। अगर आपको मना किया गया है और आपने अपनी पावर का इस्तेमाल कर लिया है तो दो ही कंडीशन होंगी, या तो उसको उस ऑर्डर को जो आपने दिया है या तो उसको इनवैलिड कर देंगे या उसको वैलिड रहने देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि इनवैलिड केवल उन्हीं केसेस में किया जाता है जहां पर पार्टी के इंटरेस्ट को हार्म हो रहा हो या इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का क्या हो रहा हो, फेलियर हो रहा हो, तब तो हर एक केस में ऐसा जो उसके द्वारा कार्रवाई की गई है उसको इनवैलिड या वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि केस को दोबारा सुना जाएगा। नहीं तो हर एक केस में जहां पर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है दूसरे को, और फिर भी कोई कार्रवाई में ऊपर नीचे हो गया है, समन की जगह वारंट भेज दिया, वारंट की जगह समन भेज दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहां पर वो चीज जो है वो वैलिड मानी जाएगी। इसी के बारे में पूरा चैप्टर नंबर 35 है आपका। देखो कुछ चीजों को देख लो, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 460 और 461 को रट के जाना, ध्यान रखना, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। 460 और 461 के जो सेक्शंस लिख रखे हैं ना इसके अंदर, उनको रट के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अंदर के सेक्शंस को पूछेगा वो आपसे, और पूछेगा कि बताओ 460 के अंतर्गत, सेक्शन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट अंदर का सेक्शन पूछेगा 460 के अंदर जो बता रखे हैं। और उसके लिए पूछेगा जैसे कि सपोज करो 91 का अगर उसने एक्शन ले लिया किसी कोर्ट ने और वो कॉम्पिटेंट नहीं था उसके लिए, तो क्या उसकी कार्रवाई को विशिएट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा और किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में पूछेगा वो सीधे। ठीक है, तो इसका बड़ा ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 460 और 461 पर स्टार लगा लेना, रट लेना इसे। दोनों ही सेक्शन में दोनों अलग अलग बातें बता रखी है, अलग अलग सेक्शन को लेकर के। जैसे कि एक दो चीजें देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था, इसका टाइटल जरूर याद रखना, क्या लिख रहा है, इर्रेगुलर प्रोसीडिंग। इर्रेगुलर प्रोसीडिंग मतलब जो कार्रवाई रेगुलर तरीके से होनी चाहिए थी, जो सीआरपीसी में बता रखी है उस तरीके से ना चला करके उसने इर्रेगुलर कर दिया उस प्रोसीडिंग को। जहां पर लिख रखा है समन भेजना है वहां पर समन ना भेज करके वारंट भेज रहा है। जहां पर कह रखा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है एफआईआर की केस में डायरेक्ट होनी चाहिए, वहां पर कुछ और ही चालू कर दिया उसने। तो उन तरीके की चीजों के लिए यहां पर यूज किया गया। जैसे कि देखो सर्च वारंट के लिए 94 के अंदर, 94 की जो पावर है किसी पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट को ही है, लिखा हुआ है ना 94 में कौन कौन भेज सकता है, डीएम, एसडीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनको ही पावर दे रखी है। लेकिन अगर सेकंड क्लास भेज दे तो कह रहा है कि अगर वो इनकॉम्पिटेंट है और उसको शक्ति नहीं दी गई है और फिर भी उसने भेज दिया, तो कह रहा है कि अगर ऐसे केस में उसने गुड फेथ में अगर भेजा है, ध्यान रखना किसमें, गुड फेथ में, तो फिर ऐसे केस में वो प्रोसीडिंग जो होगी वो विशिएट नहीं होगी, वो इनवैलिड नहीं होगी। तो ये कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है, इनको ध्यान रखना, जैसे 155, 176, ठीक है, 187, 190, 192 के क्लॉज 2 और 190 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में कॉग्निजेंस लेने की बात। 306 में 306 पार्डन के बारे में पढ़ा ना, 306, 307, 308, वो 410 के अंदर जहां पर केस को ट्रांसफर किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसकी पावर का इस्तेमाल कर लिया। और 458 और 459 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 34, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, यहां पर ये प्रॉपर्टी के डिस्पोज ऑफ की बात करता है, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे अभी थोड़ी देर में। देखो क्या बता रखा है इसमें, अब देखो हमने इसमें पहले पढ़ा 460 में कि इरेगुलर प्रोसीडिंग, देखो इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग, कह रहा है कि इरेगुलरिटी होने के बाद भी, इरेगुलरिटी किससे हुई, कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं था फिर भी उसने एक्शन ले लिया कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में, तो फिर भी वो प्रोसीडिंग जो होगी वो विशिएट नहीं होगी, मतलब वो इनवैलिड नहीं होगी। लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, कंसेंट से होनी, मतलब गुड फेथ में ऐसा किया गया हो, है ना। लेकिन 461 क्या कहता है,
461 ये कहता है कि अगर इरेगुलरिटी कर दी कुछ सेक्शन में जो यहाँ पे बता रखे हैं, तो वहां पर प्रोसीडिंग डायरेक्ट विशिएट हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। कुछ सेक्शन बता रखे जैसे 83 में हर किसी को पावर नहीं होती अटैचमेंट करने की और सेल करने की, और किसी ने कर दिया तो उसके बारे में। सिक्योरिटी, कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर के बारे में हर किसी को पावर नहीं होती और किसी ने ले लिया तो वहां पर भी ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसे ही जिसने बॉन्ड लिया होता है पीस के लिए, कीपिंग पीस के लिए बॉन्ड भरवाया होता है, उसी को ही पावर होती है कैंसिल करने की, और दूसरा मजिस्ट्रेट कर दे तो वहां पर वो विशिएट हो जाएगी प्रोसीडिंग। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो ये सेक्शन रटने पड़ेंगे आपको, या एक बार जांच चेक कर लेना कौन कौन से सेक्शन है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और चीजें भी हैं जैसे कि 462। अब यहां पर ये टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यहां पर आपको कुछ नहीं आएगा। जो सेक्शन नंबर 462 है, 463 है, 464 और 465, अब इनमें क्या क्या बता रखा है इसे देख लेते हैं। प्रोसीडिंग इन रॉन्ग प्लेस, सपोज करो कोर्ट जो है वो तो कॉम्पिटेंट है लेकिन रॉन्ग प्लेस पर रॉन्ग मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया। कॉम्पिटेंसी तो खत्म ही हो गई ना, जब जुरिस्डिक्शन ही गलत मजिस्ट्रेट के पास चला गया तो फिर कॉम्पिटेंट कैसे रहा। कह रहा है कि उसने सारे काम जो किए हैं बिल्कुल निर्देशानुसार किए हैं, सीआरपीसी को ध्यान में रखते हुए किए हैं, लेकिन जिसको करने चाहिए थे उसने नहीं किए। जुरिस्डिक्शन जिसके पास था वो गलत कोर्ट के पास था, मतलब रॉन्ग प्लेस पर चला गया वो व्यक्ति कोर्ट केस को लेकर के। लेकिन सारे डिसीजन, सारी चीजें जो की गई हैं वो न्यायपूर्ण तरीके से और सही तरीके से की गई हैं जो सीआरपीसी में बता रखी हैं। तो कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो वो वैलिड माना जाएगा केस, अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस फेलियर हो रहा है तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर हुई बात, बताओ रिया जी। यस सर। चाहो तो एक चीज जो यहां पर लिखी हुई है 462 में लिखा हुआ है फेलियर ऑफ जस्टिस अनलेस शब्द का यूज किया गया है, उसको अंडरलाइन करके तो आपको समझ में आ जाएगा इससे। ऐसे ही 463 देखोगे तो वहां पर भी लिख रखा है नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ 164 261। बताओ 164 और 261 क्या 281 क्या कहता है, याद है कुछ। डायरेक्ट सेक्शन आ सकता है 281 को लेकर के 164 को लेकर के। अब बताओ क्या कहता है सेक्शन नंबर 164। सर कन्फेशन के बारे में, रिकॉर्डिंग जो कर। बिल्कुल, वहां पर दोनों ही तरीके की बात की गई है, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की बात की गई है, लेकिन वो किसके द्वारा की जाती है, एक तो पुलिस के द्वारा की जाती है 161 में। तो 161 में जो बयान लेता है वो पुलिस लेती है, लेकिन यहां पर कौन लेता है, मजिस्ट्रेट लेता है, ठीक है। अब यस सर। यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट के द्वारा लिए जा रहे हैं, और ध्यान रखना ये चैप्टर नंबर जो 35 वो लागू किस पर होता है, तो वो मजिस्ट्रेट के ऊपर लागू होता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट वहां पर इनकॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंसी की फेर खा रहा है, इरेगुलरिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा हो रही है, इसलिए उसी के ऊपर लागू होता है चैप्टर। तो यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर उसने बयान तो लिए 164 में, 281 में। 281 में किसके बयान होते हैं, किन किन को रिकॉर्ड किए जाते हैं, किन के एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है 281 में। सर अक्यूज्ड। बिल्कुल, अक्यूज के एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहां पर दोनों की बात कर रहा है, कह रहा है कि बयान तो ले लिया मजिस्ट्रेट ने, लेकिन मजिस्ट्रेट ने जिसने बयान लिए हैं वो इरेगुलर तरीके से लिए हैं, मतलब 164 के अंदर जो 6 टाइप बता रखे हैं कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के, उनका इस्तेमाल नहीं किया। 281 में भी 6 कंडीशन बता रखी हैं कि इस तरीके से एविडेंस रिकॉर्ड करने हैं, उसका भी इस्तेमाल नहीं किया, तो इरेगुलरिटी कर दी ना उसने। अब जब नहीं किया तो क्या उनको एज ए एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है, तो कह रहा है किया जा सकता है, लेकिन अगर अक्यूज के इंटरेस्ट को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा हो तब किया जा सकता है। क्लियर बात, उसी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि अक्यूज को कोई इंजरी नहीं हो रही हो उसके चक्कर में, वो डिफेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, तो आराम से उनको एज एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है, चाहे सेक्शन नंबर 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ भी लिखा हो। अब ये 91 के बारे में क्या पता है आपको, बताओ 91 में क्या दे रखा है, सेक्शन नंबर 91 ऑफ इंडियन सर एविडेंस, समन। 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट।
एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जिसको प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट एविडेंस के नाम से जाना जाता है, कि कहता है कि ओरल एविडेंस को ना लेकर के हम किसको लेंगे, वहां पर बेस्ट एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उनको ही लेंगे। तो कह रहा है कि आईपी इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन नंबर 91 में कोई भी बात दे रखी हो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि तब भी ओरल एविडेंस जो कि स्टेटमेंट दिए तो वो ओरल ही तो हुए, तो जो उनके द्वारा दिए गए हो उनको एज अ ओरल एविडेंस को बेस्ट एविडेंस मान करके एज अ एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है बजाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के। इसलिए लिखा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 91 में कोई भी बात दे रखी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां पर भी ये सेक्शन लागू हो जाएगा अगर की फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है तो। और सिमिलर तरीके से यहां पर क्लॉज 2 को जब देखोगे तो कह रहा है कि क्या एज ए एविडेंस को कोर्ट ऑफ अपील भी ले सकती है कि यूज में, कह रहा है बिल्कुल ले सकती है, ये सेक्शन वहां पे भी अप्लाई हो जाएगा। कह रहा है रिविजनल कोर्ट भी ले सकती है, तो कह रहा है वहां पर भी लिया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। और रेफरेंस वाली कोर्ट ले सकती है तो रेफरेंस वाली भी कोर्ट कर सकती है। अब कह रहा है 464 सेक्शन नंबर 464 का टाइटल याद रखना। टाइटल आपको इन तीन चारों के याद रखने पड़ेंगे, बिना टाइटल के काम नहीं करेगा। 464 जो है वो कह रहा है इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और एब्सेंस ऑफ एरर इन चार्ज। ये कह रहा है कि चार्ज जब फ्रेम कर रहा था कोर्ट, सेक्शन बताओ, चैप्टर नंबर 17 है ना चार्ज फ्रेम करने के लिए। यस सर, 211 से 224। बिल्कुल 211 से 224। अब वहां पर एक सेक्शन बताओ जहां पर लिखा है कि जहां पर कोई चार्ज फ्रेम करने में किसी तरीके की एरर हो जाए, कौन सा सेक्शन कहता है? सर 215। बिल्कुल एग्जैक्टली सेक्शन 215 इसी के बारे में बात करता है कि अगर ऐसा चार्ज फ्रेम एरर हो जाती है तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड दे देते हैं और दोबारा से लोगों को बुलवा लेते हैं और आगे की कार्रवाई चालू कर देते हैं। ऐसा पढ़ा है अपन ने। लेकिन ये उसकी बात ना करके कुछ और भी बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि चार्ज फ्रेम कर दिया आपने और चार्ज फ्रेम में एरर हो गई किसी तरीके की, और उसके आधार पर आपने कोई सेंटेंस दे दी है, कोई डिसीजन दे दिया है, तो क्या वो जो प्रोसीडिंग हुई है वो इरेगुलर ठहरा दें क्या उसे? लेकिन ध्यान रखना चार्ज जो फ्रेम किया गया है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किया है। वहां पर ऊपर वाले जो सेक्शन थे, सेक्शन नंबर 463 पढ़ा था आपने, एक तो 462 पढ़ा था जहां पर इनकॉम्पिटेंट था कोर्ट क्योंकि जुरिस्डिक्शन रॉन्ग प्लेस का था। यहां पर भी ऐसा ही था, लेकिन 464 में क्या है, जुरिस्डिक्शन तो कॉम्पिटेंट कोर्ट का ही है लेकिन उसने गलती कर दी। तो यहां पर साफ साफ कह रहा है कि अगर चार्ज फ्रेम नहीं किए गए या एरर हो गई, ओमिशन हो गई, इरेगुलरिटी कर दी किसी चार्ज को फ्रेम करने में, मिसजॉइंडर ऑफ चार्ज हो गया है, तो कह रहा है कि जो सेंटेंस दे दी गई है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, पागल तो है नहीं, कॉम्पिटेंट तो थी ना कोर्ट, चार्जेस में तो दिक्कत हो गई है, तो कह रहा है कि ऐसे केस में जो सेंटेंस है वो इनवैलिड नहीं होगी, विशिएट नहीं होगी, वो तो वैलिड ही रहेगी जो दे दी गई है। कब तक रहेगी? तब तक रहेगी जब तक कि कोई अपीलाट कोर्ट, जैसे सपोज करो आपने तो चार्ज फ्रेम किए नहीं, तो आपने चार्ज फ्रेम नहीं किए लेकिन आपने उसको सेंटेंस दे दी और किसी सेक्शन में, तो दूसरा पार्टी क्या करेगी, अपील फाइल करेगी ना आगे ऊपर वाली कोर्ट में। तो उसने अपील फाइल कर दी कि साहब ऐसे ऐसे इन्होंने सेक्शन नंबर 464 के तहत इस्तेमाल नहीं किया, मतलब 464 में आप गए अपील में और आपने बताया कि इरेगुलर प्रोसीडिंग है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के खिलाफ है और दुनिया भर की चीजें और बता दी। लेकिन जैसे ही आप वहां गए अपील कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में, ठीक है, या कंफर्मेशन करने वाली जो कोर्ट है उसके पास गए, उसका ओपिनियन ये है कि भाई साहब चार्ज जो फ्रेम नहीं हो पाए इनकी वजह से, ये जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसने जो चार्ज फ्रेम नहीं किए हैं उसकी वजह से किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है और फेलियर ऑफ जस्टिस में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, तो कह रहा है ऐसे केस में वो सेंटेंस जो है वो वैलिड ही रहेगी। लेकिन अगर ऐसा लगेगा कि फेलियर हो रहा है तो उसके लिए इसका सबसेक्शन नंबर 2 काम करता है, और सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर अपीलट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है उस मजिस्ट्रेट को जो ऐसा केस को सुन रहा था, और उसको कह सकता है दोबारा से चार्ज फ्रेम करो, ट्रायल चलाओ दोबारा से, या दोबारा से नई ट्रायल चलनी चाहिए, इस तरीके के कुछ ऑर्डर यहां पर दे सकता है।
जो जो भी दिक्कत आई है उनको दोबारा से सुनने के लिए कह सकता है और सेंटेंस देने के लिए कहेगा। लेकिन ध्यान रखना एक और चीज, अगर कि अक्यूज के खिलाफ अपीलाट कोर्ट या डिविजनल कोर्ट को ऐसा लगता है कि अक्यूज के खिलाफ जो चार्ज लगाने चाहिए थे वो चार्ज जो हैं उसके खिलाफ गलत तरीके से लगा दिए गए हैं या लगाए ही नहीं गए हैं, और उसके चक्कर में जैसे कि सपोज करो कुछ ऐसे अपराध होते हैं, चार्ज फ्रेम तो किए लेकिन छोटे मोटे ही चार्जेस लगा करके उसको सेंटेंस दे दी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो चार्जेस तो बनते छोटे मोटे और लगा दिया आपने उसको 292 392, मतलब रॉबरी डेकोइटी ऐसे चार्जेस लगा दिए, तो उसको सजा भी ज्यादा होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि कोर्ट जो है उसको लग रहा है कि भैया इसके ऊपर ऐसे चार्जेस तो थोड़ा लगने चाहिए थे जो लगा दिए इन्होंने खामा खा के, तो ऐसे केस में कोर्ट वहां पर एक्शन लेगी और अपीलाट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट एक्शन लेकर के क्या कर देगी, उस कन्विक्शन को जो दी गई है उस व्यक्ति को, उसको क्या कर देगी, क्वेश कर देगी, खत्म कर देगी हाथ की हाथ, और कहेगी भाई तुम निकल जाओ यहां से, तुमको छूट दी जाती है। क्लियर बात? यस सर। अब इसी तरीके से है आपका सेक्शन नंबर 465। सेक्शन नंबर 465 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का टाइटल जो है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिना टाइटल के कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए क्या लिखा है, फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय द रीजन ऑफ एरर, ओमिशन और रेगुलरिटी। ये कह रहा है कि एरर की वजह से, ओमिशन की वजह से या इरेगुलरिटी जो है कोर्ट की, उसकी वजह से क्या हो गया, कोई सेंटेंस या फाइंडिंग सुना दी गई। अब उस फाइंडिंग और सेंटेंस को क्या उस ओमिशन एरर या इरेगुलरिटी की वजह से रिवर्स भी किया जा सकता है क्या, चेंज भी किया जा सकता है क्या? तो कह रहा है कि एक बार सेंटेंस ऑर्डर देने के बाद उसको रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता। क्योंकि क्यों नहीं किया जा सकता? तो वो कह रहा है कि कार्रवाई में ऐसी कोई भी रुकावट नहीं थी उसकी करने की, इरेगुलरिटी ओमिशन और एरर की वजह से। और वो कौन कौन सी कार्रवाई हैं, तो देखो यहां पर लिखी है कुछ चीजें, जैसे कि कंप्लेंट के केस में उसने समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर, जजमेंट और अदर प्रोसीडिंग जो चल रही थी उनके अंदर कोई छोटी मोटी रेगुलरिटी कर दी है, तो उससे कोई इतना बड़ा नुकसान तो किसी व्यक्ति को होगा नहीं। और सेंटेंस जो दी गई है, फाइंडिंग की गई है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी और फेलियर ऑफ जस्टिस को कोई नुकसान हो नहीं रहा था। तो ऐसे केस में कह रहा है कि जो सेंटेंस बनी है वो वैसी ही रहेगी जब तक कि जो कोर्ट है उसको, जो अपीलाट कोर्ट है, रिविजनल कोर्ट है, उसको लगता है कि भाई फेलियर ऑफ जस्टिस तो नहीं हो रहा कहीं इसकी वजह से। अगर ऐसा है तब तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर चलता रहेगा केस। ठीक है, लेकिन सेम वही बात नीचे लिखी हुई है, नीचे भी यही बात लिखी है कि अगर कोर्ट को ऐसी एरर को, ओमिशन को या इरेगुलरिटी किसी प्रोसीडिंग के अंदर इस सीआरपीसी के तहत जो प्रोविजन को इस्तेमाल करके करना चाहिए था, उनको उन्होंने एरर, ओमिशन और रेगुलरिटी की वजह से ध्यान नहीं दिया है, और उस केस को कोर्ट को डिटरमाइन करना है कि भाई इस तरीके की चीज जो हुई है वो बहुत गलत हो गई है, फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है, तो कोर्ट यहां पर ये भी ध्यान रखेगी, अपीलाट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट क्या ध्यान रखेगी, वो ये भी ध्यान रखेगी कि अगर ऐसी इरेगुलरिटी हुई थी तो क्या पार्टी को नहीं पता थी, पार्टी को नहीं पता थे चार्जेस ऐसे गलत लगा दिए हैं, और इनको उसी टाइम पे बताना चाहिए था ना जब चार्जेस लगा रहे थे, तभी क्यों नहीं बताया इन्होंने, अब क्यों बता रहे हैं? तो इन सब बातों को ध्यान रख करके ही वो डिटरमाइन करेगी और आगे की प्रोसीडिंग चालू करेगी। क्या पता वो जब ना करके और अब टाइम को क्या कर रहे हैं, उसको टाइम को बढ़ा रहे हैं और कोर्ट को भ्रम में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान रख करके ही 465 के तहत ही आगे रिवर्स किया जाए या नहीं किया जाए उसका निर्णय किया जाता है। क्लियर हो गई बात, बताइए। यस सर। अब देखो एक और चीज, ये सेक्शन नंबर 466 कहता है कि सपोज करो कभी कभी क्या होता है, इरेगुलरिटी के चक्कर में और डिफेक्ट के चक्कर में अटैचमेंट किसी के घर में भेजना था, प्रॉपर्टी को अटैचमेंट किसी के घर में करवाना था और करवा किसी व्यक्ति के घर में दिया। सपोज करो हमने समन भेजा ए नाम के व्यक्ति को और चला गया बी नाम के व्यक्ति को, गलती किसकी, कोर्ट की, पुलिस की, उस व्यक्ति की कहां गलती है? जाना था इसको और भेज किसको दिया, इसको, और इसकी प्रॉपर्टी को से अटैच करवा लिया।
तो ये कह रहा है कि जिसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है और प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए उसके घर में भी गया होगा व्यक्ति, तो क्या ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोर्ट, ऐसी पब्लिक सर्वेंट क्या ट्रेसपासर होगा उस केस में? और जो ऐसा ऑर्डर दिया गया है क्या वो अनलॉफुल ऑर्डर है क्या? तो कह रहा भैया गलती तो हुई है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो कह रहा है कि अगर कोर्ट ने ऐसा कुछ गलती कर दी है तो वो अनलॉफुल नहीं मानी जाएगा ऐसा ऑर्डर, और ना ही ऐसा अटैचमेंट जो किया गया है और जिस व्यक्ति ने किया है उस व्यक्ति को भी ट्रेसपासर नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा ऑर्डर अनलॉफुल मान लिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को ट्रेसपासर मान लिया जाएगा तो ऐसे केस में तो ऐसे कोर्ट और उस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर भी केस कर सकता है, वो तो कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसलिए मना कर दिया कि भाई गलती हो गई तो कोई बात नहीं। सेम बात आपने कहां पढ़ी है? सेम बात, सेम बात कहां पढ़ी है ऐसी? सर बताओ। 460। आईपीसी के अंदर नहीं पढ़ते क्या? जहां पर पुलिस पुलिस वाला किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ लेता है गलती से, तो क्या पुलिस वाला दोषी हो जाएगा उस केस में? नहीं सर। कौन सा सेक्शन पढ़ते हो ऐसा? सर सेक्शन तो नहीं याद। सेक्शन नंबर 76, सेल्फ डिफेंस नहीं मिलते क्या? जनरल रूल नहीं पढ़े आपने, जनरल एक्सेप्शंस? हाँ सर, हाँ सर। सर ये तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ ना। हाँ तो अब गलती तो हुई है ना, गलती से तो गया वहां पे उनके पास से, भेजना किसी को था, चला किसी के पास गया। यस सर। देखो अगर चाहो तो एक बार समझ लो, इसे लिखा हुआ है नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस कोड शैल बी डीम्ड अनलॉफुल, कि ऐसा अटैचमेंट का अगर ऑर्डर दे दिया है तो वो अनलॉफुल नहीं माना जाएगा, और ना ही ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने वहां पर जाकर के उस समन का उसको अटैच करवा लिया है, तो जो व्यक्ति गया है उस व्यक्ति को भी ट्रेसपासर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर बताता हूं आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 34, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। अब आपने कभी कभी देखा है पुलिस जो है, पुलिस थाने के पास बहुत सारी बाइक, गाड़ी और ये खड़ी रहती हैं, देखा है क्या? मोटरसाइकिल जो है बहुत पुरानी पुरानी कबाड़े कबाड़ा जो हो जाती है वो खड़ी रहती है बहुत दिन तक, या वहां पर ट्रैक्टर ट्रक गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो उन्हीं के बारे में ये जिक्र कर रहा है यहां पर चैप्टर नंबर 34 में। देखिए चैप्टर नंबर 34 जो है आपका, जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का डिस्पोजल। अब प्रॉपर्टी कैसी? वो मूवेबल हो सकती है और वो इमूवेबल भी हो सकती है, वो पेरिशेबल भी हो सकती है, पेरिशेबल, ठीक है, मतलब ऐसी जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाती हो, पेरिशेबल नेचर की। अब यहां पर आपको इसे समझने के लिए कुछ चीजों के बारे में समझना होगा, जैसे कि सपोज करो ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसके लिए कोई ऑफेंस कमिट किया गया हो, प्रॉपर्टी के लिए ऑफेंस किया हो, जैसे चोरी, थेफ्ट करा आपने इस प्रॉपर्टी को चुराने के लिए, तो ऑफेंस इसके लिए हुआ है ना। तो ये क्या है? बाइक है सपोज करो किसी की कार है, किसी का मोबाइल है, हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है। या सपोज करो किसी प्रॉपर्टी से आपने क्या किया है, कोई अपराध किया है, अपराध जैसे कि ट्रक, आपने किसी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, किसी की बाइक चढ़ा दी, कोई गाड़ी चढ़ा दी, या मोबाइल से फ्रॉड कर दिया किसी के साथ, तो वो भी क्या कर दिया, प्रॉपर्टी से अपराध कर दिया। पहले तो क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टी के लिए अपराध कर रहे थे, अब प्रॉपर्टी से अपराध कर रहे हो, जैसे कि बंदूक, ठीक है, पिस्टल, चाकू, हो सकते कि नहीं हो सकते? ये सब तरीके की चीजें क्या है, प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो कहां लेके गए हो आप, कोर्ट के सामने पेश करनी है आपको। कहां पे पेश करनी है? कोर्ट के सामने।
क्योंकि ये प्रॉपर्टी कोर्ट के सामने क्यों जा रही है? क्योंकि कोर्ट क्या कर रही है, उनके ऊपर इंक्वायरी कर रही है कि ये प्रॉपर्टी कहां से आई, और उनके ऊपर ट्रायल चला रही है उन व्यक्तियों के ऊपर। तो अब इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान क्या हुआ है, कुछ प्रॉपर्टीज पुलिस ने सीज करी हैं। सपोज करो सेक्शन नंबर 102 में, पता है सेक्शन नंबर 102 ऑफ सीआरपीसी, बताओ। सर पुलिस की पावर सीज करने की प्रॉपर्टी को। तो वो प्रॉपर्टी को सीज कर रही है वहां पर। अब वो प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की हो सकती है, या तो यहां कर रही है, या किसी और तरीके से कोई कोई दो गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, तो उनकी वजह से कोई ऑफेंस हो गया, किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया उसकी वजह से, तो उस प्रॉपर्टी को, जो गाड़ी है, उसको जब्त करके ले जाती है ना पुलिस। तो उन्हीं की बात यहां पर हो रही है। तो सबसे पहला सेक्शन जो है आपका, सेक्शन नंबर 451, ध्यान रखना इस चैप्टर का टाइटल याद रखना, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। 451 से लेकर के 459 तक के सेक्शंस को कवर करता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। देखो क्या लिखा है, ऑर्डर फॉर द कस्टडी डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस। अब देखो टाइटल टाइटल याद रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो क्या है कि सर्टेन केसेस जो है, कोई केस, कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरीके का है, और वो किससे रिलेटेड है, या तो प्रॉपर्टी से किया गया है या प्रॉपर्टी के लिए किया गया है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि कोई कोई ट्रायल या कोई इंक्वायरी चल रही है, तो उस कोर्ट के सामने, जब कोर्ट ट्रायल है या इंक्वायरी चला रही है, तो उस कोर्ट के सामने उन चीजों को लेके आया गया, प्रॉपर्टी को। भाई व्यक्ति को तो लाया ही जाएगा, तो व्यक्ति का तो ट्रायल चल ही रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी को भी लाया गया, तो उस प्रॉपर्टी का क्या करेगी कोर्ट जब उसके सामने लेके आएंगे? तो कोर्ट क्या करेगी, उस इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान उसको क्या करेगी, उसको अपनी प्रॉपर कस्टडी में ले लेगी। प्रॉपर कस्टडी में मतलब अपने पास रख लेगी, ठीक है। और कब तक के लिए रख लेगी? जब तक कि उसका कंक्लूजन ना हो जाए। कंक्लूजन किसका ना हो जाए? ऐसी इंक्वायरी का और ट्रायल का, कि ये प्रॉपर्टी किसकी है और कहां से आई है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर लेगी, अपनी कस्टडी में ले लेगी। लेकिन सपोज करो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो पेरिशेबल नेचर की है। कैसी है? पेरिशेबल नेचर की, जो जल्दी खराब हो जाएगी, तो उसका क्या करेगी कोर्ट, बताओ। सर सेल। बिल्कुल, उसको क्या करेगी, उसको हाथ की हाथ सोल्ड आउट करने के लिए कह देगी, पुलिस वालों से कह देगी ऐसा करो, इसे बेच दो। और उनके एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने के बाद कि ऐसे ऐसे ये ट्रक से भरा केले से भरा ट्रक था जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और इसके अंदर ट्रक को तो रख लो, और उसके अंदर जो पेरिसेबल नेचर के जो गुड्स हैं उनको क्या कर दो, सोल्ड आउट कर दो। तो उनको वो सेल कर देगी, लेकिन एविडेंस को रिकॉर्ड करने के बाद कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? बताइए। यस सर। तो यहां पर तो ये बात मिलने पढ़ने को मिल गई है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी का मतलब समझा रखा है कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो कह रहा है कि प्रॉपर्टी का मतलब उस प्रॉपर्टी से है जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की गई है और उसकी कस्टडी में है। और दूसरा कह रहा है कि प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा कोई ऑफेंस जो प्रॉपर्टी के लिए ऑफेंस कमिट किया गया है। और यहाँ पर बी क्लॉज जो कहता है कि या तो प्रॉपर्टी के लिए ऑफेंस किया गया है, या प्रॉपर्टी किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए किसी किसी प्रॉपर्टी का या किसी वस्तु का इस्तेमाल किया गया है, तो वो प्रॉपर्टी है। जैसे चाकू हो गया, बंदूक हो गई, कोई जहर हो गई, वो भी तो प्रॉपर्टी है। तो ऐसी कोई चीज मिली है, ड्रग्स हो गए। ठीक है, अब देखो 452 तो अभी देखो यहाँ तो ड्यूरिंग की चल रही थी कि अभी ट्रायल कंक्लूजन पे नहीं आया है, ना इंक्वायरी कंक्लूजन पे आई है, तो कोर्ट ने अपने पास ही वो प्रॉपर्टी जब्त करके रख ली। लेकिन 452 में क्या बता रहा है, कह रहा है ट्रायल और इंक्वायरी कंक्लूड हो चुकी है, उनका कंक्लूजन हो चुका है। अब कोर्ट क्या करना चाहती है, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाहती है। तो देखो डिस्पोज ऑफ करने के तरीके बताए इन्होंने, कि कोर्ट अगर चाहे तो इंक्वायरी ट्रायल के कंक्लूड होने के बाद क्या कर सकती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके पास जब्त है, अब उसको लग रहा है कि ये चाकू है, ये क्या है, ड्रग्स है, या ऐसी अश्लील किताबें हैं जो उस व्यक्ति के पास से मिली हैं, या कोई पोर्नोग्राफी वीडियो है। अब इनका कोर्ट क्या करेगी, अपने पास रखेगी क्या, बताओ? अपने पास रखेगी क्या, या किसी व्यक्ति को देगी इनको कि ऐसा करो तुम यूज कर लेना? अब बताओ, ड्रग्स करने यूज करने के लिए देगी कि किसी को? नहीं सर। क्या करेगी फिर उनका? सर डिस्ट्रक्शन। बस
यहां पर यही शब्द लिखा हुआ है कि डिस्पोज ऑफ करने का तरीका है, या तो उसे डिस्ट्रक्शन कर देगी उसका, या कॉन्सिफिकेशन, अपने काम में रख लेगी, जब्त करके रख लेगी और कहेगी कि आगे किसी केस में और काम पड़ेगा तो काम आ जाएगी। और नहीं तो अगर कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का क्लेम करता है, सपोज करो किसी का ट्रक से भरा हुआ केलों से भरा ट्रक था, तो ट्रक जो है वो मिल तो गया है, ट्रायल हो चुका है, तो कोई व्यक्ति आके क्लेम करता है कि साहब ये ट्रक तो मेरा है, उस ड्राइवर से ऐसा ऐसा घटना घटित हो गई थी, ड्राइवर को तो आपने जेल में डाल दिया, लेकिन इस ट्रक को तो दे दो। तो वो जो ट्रक है, गाड़ी है, जो भी व्हीकल मिला है, कोई मोबाइल है, जो भी है, उसका क्या कर दिया जाएगा, उसकी डिलीवरी कर दी जाएगी, जिसका पोजेशन और जो क्लेम कर रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, वेरिफिकेशन करवा करके ले जाएगा। तो यहां पर देखो लिखा है डिलीवरी टू एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू द पोजेशन, लिखा है ना। तो चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, वो सब कुछ मिल जाएगा उसको। अब इसी तरीके से इसका सबसेक्शन नंबर 2 देखोगे ना, तो उसमें कह रहा है कि डिलीवरी तो करवा देंगे हम उस व्यक्ति को, लेकिन उससे एक बॉन्ड भरवाया जरूर जाएगा। बॉन्ड इस बात के लिए भरवाया जाएगा कि अगर मान लो हमने तो ऑर्डर दे दिया अपनी तरफ से, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अगर उसकी अपील कर दी है और उस अपील में मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो उस प्रॉपर्टी को वापस देने आ जाना, कहीं अपने पास रख लो उस प्रॉपर्टी को और आप कहो कि भाई हो गया काम मेरा। तो उसलिए कह रहा है कि प्रॉपर्टी तो ले जाओ फिलहाल के लिए, लेकिन अगर किसी ने अपील रिवीजन कर दिया है और मेरे ऑर्डर को जो क्लॉज 1 में मैंने तुम्हारे लिए दिया था, उसका क्या कर दिया है, कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, तो भाई प्रॉपर्टी को वापस दे जाना यहीं पे आके, क्योंकि वो कोर्ट के सामने, दूसरे कोर्ट के सामने पेश होनी है। क्लियर हुई बात, बताइए। यस सर। देखो लिखा है वहां पर रीस्टोर सच प्रॉपर्टी, इंगेजिंग सच, रीस्टोर सच प्रॉपर्टी। इसी तरीके से देखोगे तो सबसेक्शन नंबर 3 ये कहता है कि अगर यही मैटर कोर्ट ऑफ सेशन में हो तो क्या करेगा कोर्ट ऑफ सेशन। तो कह रहा है कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे मामलों में, छोटे मोटे मामलों में ध्यान नहीं देता है। कोर्ट ऑफ सेशन क्या करता है, ऐसा कोई भी ऑर्डर ना दे करके जब वो कंक्लूजन पर आता है तो वो सीधे सीधे सीजीएम को भेज देता है उस प्रॉपर्टी को, और उसको डिलीवर करने के बाद कहता है कि तुम ही निपटा लो, जैसे निपटानी है तुम्हें ये प्रॉपर्टी, मैंने तो कंक्लूजन कर दिया है, प्रॉपर्टी तुम ले लो और इसे अब निपटा दो जैसे निपटानी है। तो सीजीएम क्या करेगा उस केस में, तो सीजीएम सेक्शन नंबर 457, 458 और 459 के तहत कार्रवाई करके उस प्रॉपर्टी को निपटा देगा। निपटाने का मतलब है उसकी डिलीवरी करवा देगा, जो व्यक्ति की भी है। जैसे कि सपोज करो कोई व्यक्ति है, अगर वो क्लेम करता है तो उस व्यक्ति को दे देगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति जिसके बारे में पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी किसकी है, तो क्या करेगा, अखबार में निकलवा देगा और क्या करेगा, प्रोक्लेमेशन करवा देगा, घोषणा करवा देगा कि भाई जिसकी भी प्रॉपर्टी है, ऐसे ही फलाना फलाना प्रॉपर्टी मिली है, जिसकी भी प्रॉपर्टी है आके ले जाए। तो वो 6 महीने के अंदर अंदर आ जाता है और ले जाता है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं आता है तो फिर वो क्या करेगा, उसको स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा, कहेगा कि इसका कोई प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है, हम क्या करेंगे इसका, आप ले लो। स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में उसे जब्त करवा देगा। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उस ट्रक को थोड़ा चलाएगी, तो उसको बेच करके उससे जो पैसा आएगा अपने कंसोलिडेटेड फंड में डाल देगी। क्लियर हुई बात, नहीं हुई। यस सर। उसी तरीके की बातें यहां पर लिखी हुई है। अब देखो सबसेक्शन नंबर 4, सबसेक्शन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। सबसेक्शन नंबर 4 में भी इसी तरीके की बातें रखी है, कह रहा है एक्सेप्ट वेयर प्रॉपर्टीज लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होते हैं, सर भेड़ बकरी। बिल्कुल, जानवर जो होते हैं अपने पालतू जानवर जिनको बोलते हैं, ऐसे जानवरों को। अब जानवर भी प्रॉपर्टी है होने को तो, लेकिन कोर्ट के सामने कोर्ट थोड़ा ना रखेगी अपने पास जब्त करके ऐसी प्रॉपर्टीज को, या कोई स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा ना देगी, उनको क्या करा जाएगा, हाथ की हाथ बेच दिया जाता है। या वो कह रहा है पेरिशेबल नेचर का कोई गुड्स है, उसको भी हाथ की हाथ बेच दिया जाता है। और ये कह रहा है सबसेक्शन नंबर 2 में किसी व्यक्ति को जिसने मांगी थी ना, क्लेम की थी प्रॉपर्टी, तो उसको अगर दे दी है, तो इन तीनों चीजों को छोड़ करके, पहला किसको, लाइव स्टॉक को, दूसरा पेरिशेबल नेचर की गुड्स को, और तीसरा क्या है, सबसेक्शन नंबर 2 में जो बॉन्ड भरवा करके प्रॉपर्टी दी थी, उन तीनों को छोड़ करके अगर किसी और तरीके की प्रॉपर्टी के लिए कोई ऑर्डर दिया गया है, और कोर्ट क्या करना चाहती है, फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट जो उस केस को सुन रही थी, वो कोर्ट अगर कोई भी ऑर्डर देती है तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं करवाएगी। ध्यान रखना मैंने क्या कहा, उसका एग्जीक्यूशन नहीं करवाएगी। यहां पर तो लाइव स्टॉक था तो उसे अपने पास कितने दिन रख सकती थी, तो इसलिए बेच दिया। पेरिशेबल नेचर का खराब हो जाता है इसलिए उसे बेच दिया।
सबसेक्शन नंबर 2 में क्या हो रहा है कि उसको प्रॉपर्टी को वापस मंगवाया जा सकता है अपील के केस में, तो फिर उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन और कोई तरीके की कोई प्रॉपर्टी है जिसको डिलीवर नहीं किया जा सकता, जिसका डिस्ट्रक्शन करना है या कोई और दिक्कत है, तो ऐसे केस में वो रुक जाएगी। और कितने दिन तक रुकेगी, तो अंडरलाइन कीजिए 2 मंथ, 2 महीने तक उस प्रॉपर्टी के हाथ भी नहीं लगाएगी, उसका एग्जीक्यूशन नहीं करवाएगी, ना तो डिस्ट्रॉय करवाएगी, ना कहीं डिलीवर करवाएगी, ना कुछ और करवाएगी उसके साथ। क्यों 2 महीने दिए हैं? या तो 2 महीने तक कुछ भी नहीं करवाएगी ऐसे कंक्लूजन के बाद, या दूसरा कह रहा है कि अगर सपोज करो किसी ने अपील फाइल कर दी है, क्योंकि अपील का टाइम पीरियड इन जनरल 2 महीने ही होता है। अगर सपोज करो ऐसी प्रॉपर्टी के जो ऑर्डर दिया है कि कोर्ट ने, उस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर दी है, तो अगर अपील कर दी है तो अपील का डिस्पोजल जब तक ना हो जाए, जब तक उस प्रॉपर्टी का कोई भी डिस्पोज ऑफ वो कोर्ट नहीं करवाएगी। क्लियर हुई बात? बताइए। यस सर। ठीक है, बस इतना सही है इसमें। आगे देखिए 453, सेक्शन नंबर 453 को देखो। ये कह रहा है इनोसेंट परचेजर की बात। अब देखो ये थोड़ा सा और अच्छा है आपके लिए, सेक्शन टाइटल बेस है, ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ पर टाइटल बेस ही आएगा आपके लिए, लेकिन इसका ट्रिक समझ लो, थोड़ा सा काम का है। सपोज करो ये ए नाम का व्यक्ति है, ये बी नाम का व्यक्ति है, और ये सी नाम का व्यक्ति है। ए नाम के व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ बी नाम के व्यक्ति के घर पे जाकर के इसके सोने की अंगूठी या मोबाइल को चोर के लिया है, मोबाइल ही सपोज कर लो मोबाइल ले आया, ठीक है। अब यहां से ये मोबाइल चोर के लेके और क्या करता है, ए नाम का व्यक्ति अपने घर पे आकर के और सी को बेच देता है उसे, और सी नाम के व्यक्ति को पता ही नहीं है कि चोरी का माल है, ये तो सोच रहा है कि ये प्रॉपर्टी इसी की है, और ये इसके घर पे जाकर के गिड़गिड़ाता है कि साहब ऐसे ऐसे मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे मेरे पास सिक्योरिटी तो कुछ है नहीं, ऐसा करो इस मोबाइल को रख लो अपने पास, और ये इसको मोबाइल बेच जाता है। अब ये खरीदने वाला परचेजर कैसा है, गुड फेथ में खरीदने वाला परचेजर है, इनोसेंट परचेजर है जिसने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है, इसको नहीं पता था ये इनोसेंट स्टोलन प्रॉपर्टी है, चुराई हुई संपत्ति है। अब क्या हुआ कि ये जो एक्स नाम का पुलिस वाला है, ये क्या करता है, सी नाम के व्यक्ति को पकड़ लेता है, क्योंकि बी नाम के व्यक्ति ने ऐसे मोबाइल चोरी होने की FIR दर्ज करा रखी थी। क्या करा रखी थी? FIR दर्ज। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो सी नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया, कह रहा है तुम्हारे पास मोबाइल कहां से आया, कह रहा है ए नाम के व्यक्ति ने दिया था मुझे, तो कह रहा है ये तो बी का मोबाइल है, चोरी होके तुम्हारे पास कैसे आया? तो सी ने सारी पोल खोल दी। किसकी खोल दी? ए की। तो सी कहता है कि साहब मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये चोरी का मोबाइल है, मेरे पास तो ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया, मैं आपको उसके घर पहुंचाता हूँ, ऐसे ऐसे उसने मुझे दिया ये। अब जैसे ही इसके पास पहुंचते हैं ये लोग, किसको लेकर के? मोबाइल को लेकर के, लेकिन यहाँ पर इनोसेंट परचेजर ने पैसा दे रखा है ना, अब ये मोबाइल तो इसको मिल जाएगा बी नाम के व्यक्ति को, लेकिन सी नाम के व्यक्ति का तो नुकसान हो गया ना, पैसे दिए थे इसने तो। सपोज करो 50,000 का मोबाइल था, 35,000 दिए तो 35,000 तो इसके गए, मोबाइल तो उसको वापस मिल गया बी नाम के व्यक्ति को, और ए नाम के व्यक्ति को फायदा हो गया 35,000 का। तो अब क्या होगा ऐसे केस में? तो सेक्शन नंबर 453 ये कहता है कि जो बी की प्रॉपर्टी थी, मोबाइल था, उसको वापस दे दिया जाएगा, लेकिन सी का जो पैसा है वो कहां से दिया जाएगा? तो कह रहा है ए की संपत्ति से, या ए के पास जो भी प्रॉपर्टी है उनमें से निकाल करके उनको बेच करके सी का पैसा चुकाया जाएगा, तब जाकर के ये बेनिफिट मिलेगा इसे। क्लियर हुई बात? बताइए। यस सर। ठीक है, तो परचेजर वहां पर एप्लीकेशन देगा कोर्ट को कि साहब ऐसे ऐसे मेरा पैसा अटका हुआ है और मैंने तो गुड फेथ में ले लिया था, मुझे पता नहीं था, तो एप्लीकेशन इसने दी, तो फिर यहां से जब इसको सजा होगी, ट्रायल चलेगा इसके ऊपर, तो इसके पैसे जो हैं, जो भी पैसे हैं इसके पास, जो भी प्रॉपर्टी है उनमें से बेच करके इसका पैसा चुकवाया जाए। इसलिए वहां पर लिखा है पेमेंट टू इनोसेंट पर्सन। इनोसेंट परचेजर जो है, ठीक है, जिसकी मनी थी उसको पेमेंट कैसे दिया जाएगा? तो कह रहा है जो अक्यूज के पास मनी मिलेगी, मनी फाउंड ऑन अक्यूज, अक्यूज के पास जो जो पैसा मिलेगा उस पैसे का जो भी भाग है उससे उसका पैसा चुकाया जाएगा इनोसेंट परचेजर का। अब कह रहा है सपोज करो सेक्शन नंबर 454, सेक्शन नंबर 454 क्या कहता है? यहां पर बता रहा है अगर मान लो 452 के अंतर्गत कोई ऑर्डर दिया गया, 453 के अंदर आपने देखा ऑर्डर दिया गया, परचेजर के लिए पैसा दे दिया गया, अक्यूज ने अपील फाइल कर दी उसके खिलाफ,
तो क्या ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी की जा सकती है क्या? तो वो अपील कहाँ की जाएगी? तो ध्यान रखना, कह रहा है अपील बिल्कुल की जा सकती है ऐसे ऑर्डर के खिलाफ। उस अपील के बारे में कहां बता रखा है? तो 454 में। अब यहां पर बता रखा है कि ये जो अपील है वो उसी कोर्ट के पास जाएगी जैसे कि सामान्य तौर पर कोर्ट्स के पास जाती है। ऑर्डिनरी लॉ लिखा हुआ है, सामान्य तौर पर ऑर्डिनरी कोर्ट के पास जैसे जाती है उसी तरीके से। तो ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 374 के अंदर बता रखी है बातें, कौन से कोर्ट के पास कौन सी अपील जाती है। क्लियर बात? अब कह रहा है कि अपीलाट कोर्ट करेगा क्या ऐसे केस में अगर उसके पास अपील चली गई? तो सीधी सी बात है, अपीलाट कोर्ट के पास पावर आ जाती है कि पहले तो उस केस की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ होने से रोक देगी, स्टे लगा देगी उसके ऑर्डर पे। जो पहले के 452 में ऑर्डर दिया था, 453 में जो ऑर्डर दिया था, उनके ऊपर स्टे लगा देगी और उसको सुनने के बाद उसको ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, उसमें चेंज कर सकती है किसी तरीके का। ठीक है? और यही सारी पावर का इस्तेमाल और भी कोई कोर्ट कर सकती है क्या? तो कह रहा है कि सेम इसी तरीके की पावर का इस्तेमाल जो है, जो एक फॉर्मर कोर्ट कर रही थी, उसी तरीके से अपीलाट कोर्ट, रिवीजनल कोर्ट भी ऐसा एक्शन ले सकती है। ठीक है? अब देखो, इसी तरीके का एक और मैटर है, सेक्शन नंबर 455। सेक्शन नंबर 455 में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आपके लिए। यहां पर लिबेलियस मैटर की बात की गई है। देखो लिखा है लिबेलियस मैटर और अदर मैटर। आपने एक शब्द पढ़ा था अभी, डिस्ट्रक्शन कर देगी कोर्ट अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी का मैटर आएगा उसके पास। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, अश्लील किताबों की बात हो रही है, ऐसी किताबें जिनके अंदर सेक्सुअल कंटेंट भरा हुआ है, और ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया है और उस प्रॉपर्टी को सीज करके कहां पर पहुंचा दिया है? कोर्ट के पास पहुंचा दिया, कोर्ट ने जब्त कर लिया उनको। तो ट्रायल और कंक्लूजन होने के बाद उन प्रॉपर्टीज का क्या करेगी ये कोर्ट? तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 455 ऐसी मटेरियल्स का क्या कर देगी? उनको डिस्ट्रक्शन करने के ऑर्डर दे देगी, जलाने के ऑर्डर दे देगी। देखो लिखा है, अब उनको किसी व्यक्ति को थोड़ा ना दे सकती है, डिलीवरी थोड़ा ना करवाएगी उनकी, अगर इस अश्लील कंटेंट है तो उसके लिए देखो लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 292, सेक्शन नंबर 293, ये ऑब्सीन मटेरियल के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल। ठीक है? ऐसे ही है 501 और 502 के बारे में समझ लो, ये डिफामेशन से रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करते हैं। डिफामेशन है, समझते हो ना, मानहानि। अगर किसी अखबार में या किसी पेज के अंदर, किसी मैगजीन के अंदर किसी व्यक्ति की या किसी लेटर के अंदर किसी तरीके की किसी व्यक्ति की बेइज्जती की गई है, डिफामेशन की गई है, तो ऐसे लेटर्स का क्या किया जाएगा? कोर्ट के सामने तो पेश कर दिए, तो कोर्ट क्या करेगी? कहेगी बांट दो इनको सब में। तो कोर्ट कहेगी जला दो, डिस्ट्रक्शन कर दो, ऐसा ऑर्डर देगी। अब आपके सामने एक और समस्या है, यहाँ पर 455 में ही बता रखा है। अब आ रहा है दिवाली का टाइम। दिवाली के टाइम में क्या होता है? मिठाइयां बनती हैं। ठीक है? मिठाइयां बनती हैं और मिठाइयों में सबसे ज्यादा अब ही धांधली होती है। उनके अंदर क्या करते हैं, नई नई तरीके के ड्रिंक्स और गलत तरीके की फूड मटेरियल को यूज किया जाता है और केमिकल्स का यूज किया जाता है मिठाइयों को बनाने में। अब सपोज करो कहीं पर छापेमारी की पुलिस वालों ने, और छापे मार के वहां पे जो भी मटेरियल है उसका स्टॉक जो है पकड़ लिया और कोर्ट के सामने पेश कर दिया। अब इतनी मिठाइयों को कोर्ट के सामने थोड़ा ना लेके जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा? कोर्ट में जब्त कर, मतलब जब्त करके उसकी जो लिस्ट होती है कोर्ट के सामने पेश कर दी कि भाई ऐसे ऐसे 2.5 क्विंटल हमने मावा पकड़ा है, 2 क्विंटल हमने दूध पकड़ा है, या ऐसे ऐसे ये केमिकल्स पकड़े हैं इनके वहां से। तो उन केमिकल्स का, उन मटेरियल का क्या करेगी? तो उसके लिए भी सेक्शंस बता रखे हैं, ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 272, 273 आईपीसी के सेक्शन है ये, 274, 275 अडल्ट्रेशन से रिलेटेड सेक्शन है ये, जहां पर मिलावट की जाती है किसी चीजों में, फूड में, पीने की चीजों में, या खाने पीने की चीजों में, है ना, या कोई ड्रग्स या ऐसी कोई चीजें हैं। तो अगर ऐसा कोई भी मटेरियल पकड़ लिया जाता है और उसका डिस्पोजल होने के बाद कोर्ट यहां पर ऑर्डर दे सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 455 कि ऐसी चीजों को क्या कर दो? डिस्ट्रॉय कर दो। अब ध्यान रखना, डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर सेक्शन पूछ ले किससे रिलेटेड? फूड मटेरियल से रिलेटेड और ऑब्सीन मटेरियल से रिलेटेड, तो ये ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? बताइए।
यस सर। अब ऐसे ही एक और सेक्शन देखिए 456। अब तक तो आपने मूवेबल प्रॉपर्टी की बात पढ़ी। अब बात कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जिसको आप किसी को दे दो या उसको जलवा दो या उसको और कुछ करवा दो तो क्या करोगे उसके साथ। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ ऐसा होता है, जैसे ए नाम के व्यक्ति ने क्या किया, जोर जबरदस्ती से बी नाम की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया। ऐसा होता है ना। तो ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर जोर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और इनके बीच में चला केस। तो अब जो प्रॉपर्टी, जब इसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई, क्योंकि ये तो वहां का दादा था, गैंगस्टर था, और इसने इसके प्रॉपर्टी पर हमला कर दिया और इसने अपने प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया। तो जैसे ही केस का कंक्लूजन होगा और इस व्यक्ति को अपराधी बना दिया जाएगा ऐसे केस में, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो किसको दे दी जाएगी, बी को ही तो दी जाएगी। तो उस बी को डिलीवरी करने की बात जो है सेक्शन नंबर 456 में की गई है। इसलिए लिखा है पावर टू रिस्टोर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका रिस्टोर करवा दिया जाएगा। किसके पास सकती है, तो कोर्ट ऐसा करवा सकती है। अब देखो यहां पर लिखे हैं कुछ चीजें, जैसे कि ये ऑफेंस बाय क्रिमिनल फोर्स के थ्रू किया गया है, ठीक है, बाय क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सेक्शन नंबर 506 ऑफ आईपीसी, 503 में भी 504 में भी इस तरीके की धमकियों की चीजें लिख रही हुई हैं, उनके बारे में बात करता है। अब कह रहा है यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अंडरलाइन कीजिए, कि ऐसी जब डिलीवरी का ऑर्डर देगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कब्जा किसने कर लिया था, ए ने, तो किसको ऑर्डर देना था, बी को, कि इसकी प्रॉपर्टी को इसको वापस दे दो। तो कह रहा है कि जिस दिन से इसको कन्विक्शन किया है उस दिन की डेट से 1 महीने के अंदर अंदर ही ऐसा ऑर्डर बी को दिया जा सकता है, उसके बाद नहीं दे सकता। अगर बी को ऐसा ऑर्डर नहीं दिया गया तो फिर क्या करेगा बी, फिर बी क्या कर सकता है, ऐसे केस में अपील फाइल कर देगा आगे अपीलाट कोर्ट में। तो अब इसने तो ऑर्डर दिया नहीं फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट ने, तो फिर अब कौन ऑर्डर देगा, अपीलेट कोर्ट देगा। अपीलेट कोर्ट के पास ही अपील फाइल करेगा कि साहब मेरी इसको कन्विक्शन तो करवा दी कोर्ट ने, लेकिन अपील फाइल मेरे को प्रॉपर्टी नहीं दी। तो प्रॉपर्टी को लिए वो अपील फाइल कर रहा है, प्रॉपर्टी को फिर अपीलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट, ये इसको प्रॉपर्टी दिलवा देंगे। ये बात सब सेक्शन नंबर 2 में लिखी हुई है। अब कह रहा है कि अपील कैसे फाइल की जाएगी, तो सिमिलर वही बात कह रहा है अपील के लिए। अभी जो आपने 5 सेक्शन नंबर 453 454 पढ़े थे ना, सिमिलर उसी तरीके से होगी। ऑर्डिनरी कोर्ट में अपील फाइल होगी, जैसे कि 354 में बता रखा है ना कहां पर अपील फाइल की जाती है। जैसे कोर्ट ऑफ सेशन ने ऑर्डर दिया तो कोर्ट ऑफ सेशन की अपील कहां की जाएगी, हाई कोर्ट में, या कोई सीजेएम है तो सीजेएम की कोर्ट ऑफ सेशन में, ऐसे। ठीक है, आगे देखिए 457 458 और 459, इनके बारे में भी क्या पढ़ा था आपने, तीनों सेक्शनों के बारे में। इनका ऑर्डर किसके द्वारा दिया जाता है, बताओ। 457 458 और 459 का ऑर्डर किस मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है, लिखा हुआ है भाई, सीजेएम के द्वारा। पढ़ा था ना कि कोर्ट ऑफ सेशन ऐसी प्रॉपर्टी को डिलीवर किसको कर देगी, सीजेएम को, और सीजेएम क्या करेगी, ऐसे एक्शन ले सकती है। लेकिन वहां पर तो सीजेएम को पावर दे रखी है, लेकिन क्या और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं कर सकते क्या, वो भी कर सकते हैं, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, कोई भी हो, जिसके पास भी ऐसा केस गया है। अब देखो 457 में ये क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 457 बता रखा है कि प्रोसीजर बाय द पुलिस अपॉन द सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए वो सेक्शन नंबर 100 में क्या करती है, किसी के घर में घुस जाती है और वहां गोदाम में और कहीं पर भी अश्लील कंटेंट मिलते हैं, उसने सर्च ऑफ वारंट इशू किया था उसको मजिस्ट्रेट ने। अब वहां पर जाकर के देखती है तो उसने सीज कर ली सारी चीजों को, प्रॉपर्टीज को 102 में, तो उनकी एक लिस्ट बना ली और उनको सीज करके अपने पास लेके आ गई। तो जो जो चीजें उसने प्रॉपर्टी को सीज किया है, तो इंक्वायरी और ट्रायल चलने के बाद तो कोर्ट क्या करेगी उनका, तो सीधी सी बात है कोर्ट उनको अपनी कस्टडी में ले लेगी। अब उनका कोर्ट उनको अपनी कस्टडी में लेकर के प्रोडक्शन में रख लेगी।
और अगर कोई व्यक्ति है जिसकी वो प्रॉपर्टी है कंक्लूजन के बाद कि भाई इस व्यक्ति को दे देनी चाहिए, तो फिर उस व्यक्ति को दे देगी। सपोज करो किसी के कोई व्यक्ति जो है चोरी का माल रखता है, ठीक है, चोरी का माल रखता है, तो इन्वेस्टिगेशन करी पुलिस ने, वहां पर जाकर के जांच पड़ताल करी, तो बहुत सारा चोरी का माल मिल गया उनको। अब ये नहीं पता कि चोरी का माल, जैसे सपोज करो किसी की बाइक मिली किसी के घर में, ये नहीं पता ये बाइक किसकी है, तो अब ये क्या करेंगे उस केस में, तो बाइक तो मिल गई, तो बाइक को अपने कब्जे में ले लेगी पुलिस, ठीक है, या मजिस्ट्रेट जो है उसकी कस्टडी में रहेगी। या सपोज करो इनके घर पे सोने की कोई मूर्ति मिल गई, अब वो सोने की मूर्ति जो है उसकी एफआईआर दर्ज करा रखी थी मंदिर वालों ने कि मंदिर की मूर्ति थी सोने की वो, तो फिर वो जो मूर्ति है अगर वो क्लेम करने वाला व्यक्ति वहां पर है तो उस मंदिर को वो प्रॉपर्टी जो है दे दी जाएगी। लेकिन ये नहीं पता ये बाइक किसकी है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रख लेंगे। अब इनको पता तो नहीं था ना उस केस में कि ये बाइक किसकी है, गाड़ी किसकी है, तो अगर पता होता तो दे देते। लेकिन ऐसे केस में अब क्या करेंगे ये मजिस्ट्रेट साहब, अब ये कह रहे हैं कि साहब अगर व्यक्ति के बारे में पता होता तो हम उसको, अगर वो क्लेम करता तो हम उसे दे देते, लेकिन अगर नहीं पता कि कौन है तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे, तो मजिस्ट्रेट उस केस में क्या करेगा, घोषणा करवाएगा, उसको कहते हैं प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन स्पेसिफाइंग द आर्टिकल ऑफ विच सच प्रॉपर्टी कंसिस्ट, मतलब उस प्रॉपर्टी की घोषणा करवाएगा और बताएगा, चित्र निकलवा के न्यूज़पेपर में चित्र दे देगा, उसका फोटो निकलवा करके दे देगा कि ये ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी है, इसके सारी चीजें बता देगा कि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी मिली है और किसकी है देख लो। तो अगर वो व्यक्ति जिस दिन से घोषणा करवाई गई है, अंडरलाइन कीजिए वहां पर लिखा है विद इन 6 मंथ, अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर 6 मंथ के अंदर अंदर क्लेम कर लेता है तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर 6 महीने में क्लेम नहीं करेगा तो क्या होगा, तो फिर वो कहता है कि वहां पर सेक्शन नंबर 458 लागू हो जाएगा। और 458 में क्या हो सकता है, तो कह रहा है कि 458 के तहत अगर वो व्यक्ति नहीं आता है विद इन टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो वो प्रॉपर्टी जो है कोर्ट के ऑर्डर से स्टेट गवर्नमेंट को डिलीवर कर दी जाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसे सोल्ड कर सकती है। लेकिन उस टाइम पर ही आ गया, वो टाइम पीरियड के एक्सटेंशन के बाद आता है तो फिर ऐसे केस में वो व्यक्ति अपील फाइल कर सकता है और फिर उसको वो प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। अगर वो टाइम पीरियड में सेटिस्फाइड कर देता है कि भाई ये गलती हो गई, इस टाइम पे नहीं आ पाया, तो फिर वो बता दे उसको। क्लियर बात। इस अपील के बारे में जो बात बता रहा था वो सबसेक्शन नंबर 2 में लिखी हुई है। अब आता है लास्ट सेक्शन इसका, सेक्शन नंबर 459। अब ये बात बताता है पेरिशेबल गुड्स के बारे में। अब यहां पर 459 में अंडरलाइन कीजिए 500 रुपए से कम की प्रॉपर्टी की जिक्र किया गया है। कौन सी प्रॉपर्टी की बात की गई है, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है, 500 रुपए से कम की है। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिलती है जो पेरिशेबल नेचर की है और 500 रुपए से कम की है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या करवाएगी कोर्ट, मजिस्ट्रेट क्या करवाएगा, ऐसी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करवा देगा और उसका जो पैसा है उसको अपने पास रख लेगा। जिस दिन वो व्यक्ति मिलेगा उस व्यक्ति को दे देगा, ठीक है, जो भी क्लेम करने आएगा। देगा कैसे, 457 और 458 के तहत। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यस सर। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई डाउट है किसी तरीके का? नो सर। अब ध्यान थोड़ा सा और रखना, आपके लिए इतने तक तो चैप्टर हो गए क्लियर। एक दो सेक्शन और मैं आपको बताता हूं। एक तो ध्यान रखना हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के ट्रायल के बारे में कहां लिखा हुआ है, कहां जिक्र है, तो 472 में ट्रायल बाय द हाई कोर्ट लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 37 निकाल लो एक बार, उसमें लिखा है ट्रायल बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के द्वारा जो ट्रायल चलाए जाते हैं उसके बारे में 474 में बताया हुआ है कि 474 के तहत हाई कोर्ट ट्रायल चलाएगी तो कैसे चलाएगी। तो वो कह रहा है कि हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन जैसे ट्रायल चलाती है, और कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल कहां चलाती है, सेशन ट्रायल, ठीक है, तो उसके द्वारा सेशन ट्रायल चलाया जाता है ना। तो जैसे कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा सेशन ट्रायल चलाया जाता है, तो सेशन ट्रायल की जो पावर कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, उन्हीं पावर का इस्तेमाल हाई कोर्ट करके हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल चलाया जा सकता है। बस इतना सा याद रखना इसके लिए।
अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूं, 478 सेक्शन नंबर 478 को और थोड़ा देख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर कह रहा है कि कुछ सेक्शन है, सेक्शन आपको मैं थोड़ा बता देता हूं। सेक्शन नंबर 407, 408, 409 और 410, सॉरी 407 नहीं है, 107, 108, ये भी नहीं है। सेक्शन नंबर है 108, 109 और 110, और एक है 457, क्या बोल रहा हूँ, 150, 145 और 147। ये 4 सेक्शन दिख रहे हैं आपको, 4 या 5 सेक्शन। इन 4-5 सेक्शन के अंदर किन मजिस्ट्रेट्स की बात की गई है बताओ। इन 5 सेक्शन में कौन से मजिस्ट्रेट की बात की गई है, कौन से मजिस्ट्रेट के पास अधिकार है इन सेक्शन में। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास अधिकार है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अधिकार है। सर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है ना। तो ये जो 3 सेक्शन है वो तो गुड बिहेवियर के बारे में, बॉन्ड भरवाने की बात करते हैं, सिक्योरिटी लेने की बात करते हैं, याद है ना, 108, 109, 110। और ये जो है डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अगर डिस्प्यूट, डिस्पोजल की बात नहीं करता है, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उनके बारे में ये बात करता है। तो ये कह रहा है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर भी है कि वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो पावर दे रखी है कि वो उनको हटा करके किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी ये पावर दे सकता है, तो वो किस सेक्शन के तहत दी गई है, तो वो आपका सेक्शन है 478। सेक्शन नंबर 478 इसी की बात करता है। लेकिन ये कब कर सकती है, तो ध्यान रखना, विद आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद नोटिफिकेशन से डायरेक्शन देगी, और तब यहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जगह जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी इन पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो कुछ चीजें यहां पर डायरेक्ट आपको टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि 497, 479, यहां पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात की गई है। आपसे अगर पूछ ले कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जहां पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात की गई है, तो उनके बारे में भी ध्यान रखो। सेक्शन नंबर 479, यहां पर देखो कुछ लिखा हुआ है, आप अगर ढंग से टाइटल को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कह रहा है केस इन विच द जज और मजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड, मतलब ऐसा कोई केस चल रहा है जिसके अंदर जज का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और वो क्या है, क्रिमिनल केस है। सपोज करो खुद ही उस केस का जज है और खुद ही का ही केस है, उसके घर में ही किसी की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसी केस को अगर वो सुनेगा तो वो किसी को बायस हो सकता है कि नहीं हो सकता उस केस में, बताओ, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। यस सर। बायस हो सकता है ना। और आपने ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति अपना ही केस नहीं लड़ सकता, अपना केस का मतलब है जिसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उस केस से, वो ऐसे केस को नहीं सुन सकता, पढ़ा है ना ये बात। तो उसी के बारे में ये डील करता है सेक्शन 479। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का, किसी किसी जज का, किसी मजिस्ट्रेट का किसी केस में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, कैसे भी जुड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है उस केस का जज और मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता, उसमें निर्णय नहीं दे सकता। लेकिन अगर निर्णय देना चाहता है या केस को सुनना चाहता है, तो उसमें वो क्या करेगा, अपने से ऊपर वाला जो कोर्ट है, मतलब जिसमें उसकी अपील जाती होगी, उससे ऐसी परमिशन लेगा। अगर वो परमिशन दे देता है तो ही केस सुन पाएगा। इसी तरीके का एक और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 480। सेक्शन नंबर 480 के अंदर आपने देखा होगा कि कभी कभी वकील भी मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अब आप वकील हो तो आप मजिस्ट्रेट बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे। अगर आप आरजेएस का एग्जाम दोगे, आप सपोज करो एडीजे का एग्जाम देते हो, तो आप मजिस्ट्रेट बनोगे कि नहीं बनोगे। हाँ या ना का जवाब तो दो। यस सर। तो बन सकते हो ना आप भी मजिस्ट्रेट। तो अब उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अगर सपोज करो कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करता है और उसी कोर्ट के अंदर वो मजिस्ट्रेट बन जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या।
तो कह रहा है ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन करता है, क्योंकि उसको सब लोग जानते हैं वहां पे, और वो किसी को भी देख के और कोई भी फेवर में जा सकता है किसी व्यक्ति के में। तो इसलिए उस व्यक्ति को जहां पर वो प्रैक्टिस करता है वहां पर कभी भी मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जाता उसको। इसके बारे में जिक्र करता है आपका सेक्शन नंबर 480। तो कह रहा है जिस जगह पर वो प्लीडर, वकील, जहां पर वो केस को सुनता है, मतलब केस के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, केसेस के लिए प्लीडिंग कर रहा था, उस जगह पर वो केस में मजिस्ट्रेट उस पर्टिकुलर लोकल जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट के अंदर ही मजिस्ट्रेट नहीं बनेगा। इसलिए कभी भी आपके आपके क्षेत्राधिकार में, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जाता। क्लियर हो गई बात? इसी यस तरीके सर। इसी तरीके की बात जो है सेक्शन नंबर 481 के अंदर भी लिखी हुई है। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां पर लिख रखा है कभी कभी क्या होता है, ऑक्शन के लिए हम पब्लिक सर्वेंट को नियुक्त कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा ना, अटैचमेंट करवा दी प्रॉपर्टी, उसका ऑक्शन करवा दिया जाता है। कोई पेरिशेबल गुड्स है, उसको खरीदने बेचने की बात की जाती है। अभी जैसे डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी में पढ़ रहे थे आप। तो ये काम किसको सौंपा जाएगा? किसी पुलिस वाले को दिया जाएगा या किसी पब्लिक सर्वेंट को दिया जाएगा। अब जैसे ही आपने काम पब्लिक सर्वेंट को सौंप दिया, तो क्या वो खुद ही खरीद ले क्या उस प्रॉपर्टी को? तो ये तो बायसनेस हो जाएगी, क्योंकि उसको तो पता है कितनी वैल्यू में खरीद लेगा उसको, तो वो क्या पता वो ऑक्शन करे या नहीं उसका। तो कह रहा है कि जिस व्यक्ति को ऐसा काम सौंपा गया है, वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के उस ऑक्शन में ना तो हिस्सा लेगा और ना ही उस चीज को खरीदेगा। अगर ऐसा खरीदेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये सेक्शन नंबर 481 मना करता है। क्लियर हुई बात? यस सर। आगे देखिए, सेक्शन नंबर 482 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 482। आपसे जनरली इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है सेक्शन नंबर 482 से, इसको याद रखना। सेक्शन नंबर 482 जो है, यहां पर इनहेरेंट पावर की बात करता है। किसकी बात करता है? इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर, ध्यान रखना ये बात। ये कहता है जब सीआरपीसी में कुछ नहीं लिख रखा तो फिर कौन सुनेगा आपकी बात को? अगर कोई बात सीआरपीसी में लिखी नहीं है और आपको जस्टिस में फेलियर हो रहा है, आपका इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को नुकसान पहुंच रहा है उस बात से, और वो सीआरपीसी में कोई बात लिखी नहीं है, तो फिर कहां जाओगे आप उस बात को लेकर के? कौन सुनेगा आपकी बात को? आपकी बात को ना तो आपकी एफआईआर हो रही है, ना आपकी कंप्लेंट सुनी जा रही है, ना आपका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कोई को मजिस्ट्रेट, तो आप कहां जाओगे गुहार लेकर के? तो वो कहता है कि फिर आप सेक्शन नंबर 482 के अंदर सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हो, और हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगा करके वो आपके लिए एक्शन ले सकता है। उसके पास इनहेरेंट पावर होती है। क्या होती है? इनहेरेंट पावर होती है उसके पास। इतनी पावर होती है, ये सीआरपीसी भी उसको लिमिट नहीं कर सकती उसकी पावर को। ये कहता है कि सीआरपीसी ने हर किसी की पावर को लिमिट किया है, लेकिन हाई कोर्ट की पावर को लिमिट नहीं कर सकता। और ये बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 482 में लिखी हुई है। इसलिए इसे इनहेरेंट पावर के बारे में जाना जाता है। इसलिए लिखा है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। लिखा है कि दिस कोड शैल नॉट बी डीम टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। कह रहा है कि इस कोड में कोई भी बात दे रखी हो, ये लिमिट नहीं कर सकती हाई कोर्ट की पावर्स को, कोई भी ऑर्डर देने से जो उसको जरूरी लग रहे हैं इस कोड के लिए। और कोई कोर्ट का कोई प्रोसेस चल रहा है, उस कोर्ट के प्रोसेस में कोई अब्यूज हो रहा है, मतलब वो कोर्ट अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, तो उस मिसयूज के अब्यूज को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस अब्यूज को, मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए भी एक्शन ले सकता है हाई कोर्ट। साथ ही साथ जस्ट एंड ऑफ द जस्टिस को सिक्योर करने के लिए भी एक्शन ले सकता है। तो ये तीनों चीजों के लिए कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? पहला तो इस कोड के प्रोविजंस को इफेक्ट करने के लिए एक्शन ले सकता है, अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा काम है इसका प्रिवेंट ऑफ अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के जो प्रोसेस हैं उनके अंदर जो अब्यूज है उनको रोकने के लिए, मतलब वो कोर्ट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी बात है कि एंड ऑफ द जस्टिस में कहीं पर भी किसी भी केस में एक्शन ले सकता है डायरेक्ट।
अब आपसे पूछ लिया जाए सेक्शन नंबर 483 के बारे में कि बताओ कि हाई कोर्ट क्या सारे जितने भी उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनके पास उनके सारे केसेस को डील कर सकता है क्या, उनके ऊपर सुपरविजन कर सकता है क्या? ये सुपरविजन की पावर कहां दे रखी है? किसी भी सेक्शन में लिखी हुई थी क्या? कहीं पे भी नहीं लिखी हुई थी। ये बात यहां लिखी हुई है सेक्शन नंबर 483 में, बस इतनी सी याद रखनी है। अब 482 में क्या बता 484 में क्या बता रखा है इसके बारे में, तो मैंने जब सीआरपीसी पढ़ाई थी तभी इसके बारे में जिक्र कर दिया था। सेक्शन नंबर 484 में रिपीलिंग एक्ट के बारे में दे रखा है। कह रहा है कि इस एक्ट के आने से पहले जो एक्ट था उसको इस सेक्शन के तहत रिपील कर दिया जाता है। तो इससे पहले कौन सा एक्ट था आपके पास? तो था आपके पास 1898 का सीआरपीसी। तो कह रहा है कि अब जो लेटेस्ट आई है वो कौन सी है? 1973 की। तो कह रहा है इस सेक्शन के तहत क्या कर दिया गया, इस एक्ट को रिपील कर दिया गया। अब से ये जो प्रोविजन होंगे इसके कमेंसमेंट के बाद से लागू नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी तो हो सकते हैं जो इस लॉ के, जब ये जो लॉ आया नहीं था इससे पहले ही केसेस चल रहे थे, तो उनको कैसे डील किया जाएगा? तो कह रहा है फिर उसके लिए तो ये ही लॉ जो इसके अंदर जो प्रोविजन बता रखे हैं उनके अनुसार ही केस चलेंगे। बस ये आपकी सीआरपीसी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको थोड़ी सी एक दो चीजें और बता देता हूं। देखो, अब देखो, बेल और बॉन्ड के बारे में सुन लो। बेल और बॉन्ड बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। पढ़ाऊं क्या आगे? बताइए, बेल और बॉन्ड के सर बारे आप में। रहेंगे। देखो, यहां पर बेल और बॉन्ड के बारे में बताया हुआ है। जनरली तो मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूं बेल और बॉन्ड के बारे में। ये चैप्टर नंबर 33, ध्यान रखना चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है आपके जेएलओ में। चैप्टर नंबर 33 में कितने सेक्शंस को कवर करता है? तो ध्यान रखो, सेक्शन नंबर 436 से लेकर के 450 तक के सेक्शंस जो हैं बेल और बॉन्ड से डील करते हैं। तो यहां पर जो जनरल रूल है आपके, मतलब बेल को कब दिया जाएगा कब नहीं दिया जाएगा, वो 436 में बता रखा है। बेलेबल ऑफेंस के बारे में, अगर कोई ऑफेंस बेलेबल है तो उसमें क्या होगा, आपको बेल मिल जाएगी, आपका मैटर ऑफ राइट है। ये बेल कौन दे सकता है? तो कोर्ट भी दे सकती है और कोई पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है। कौन दे सकता है? कोर्ट और पुलिस ऑफिसर दोनों ही दे सकते हैं ये बेल आपको। लेकिन 437 जो है आपका, इसके अंदर ये आपका मैटर ऑफ राइट नहीं होता, क्योंकि यहां पर जो ऑफेंस होता है ये कैसा होता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस। कैसा होता है? अब ये नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंस के बारे में कहां पढ़ने को मिलता है? तो सेक्शन नंबर 2A ऑफ सीआरपीसी में। तो बेलेबल के लिए तो 436 में एज अ मैटर ऑफ राइट कोर्ट और ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं? दोनों ही आपको बेल दे सकते हैं, अगर कि आपको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, अरेस्ट करके लाया जाता है। बेल का मतलब समझ में आता है ना कि बेल क्यों दी जाती है किसी व्यक्ति को? बेल का जो ऑब्जेक्ट है वो है कि किसी व्यक्ति को रिलीज करना। कहां से करना? रिलीज फ्रॉम द कस्टडी। कस्टडी से रिलीज करने के लिए उसे बेल पर छोड़ा जाता है। अब बेल पर छोड़ना का मतलब है जमानत देना। तो जमानत कैसे दोगे? पैसे देके। और किसी व्यक्ति से बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कंडीशन। अब ये कंडीशन कैसे हो सकती है? विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी भी हो सकती है। विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी दोनों ही तरीके से हो सकती है। ठीक है। अब यहां पर विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी का क्या मतलब है, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। यहां पर विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी के बारे में आपको अलग से ही सेक्शन बता रखे हैं, और वो सेक्शन जो है आपको कहां पे लिखे हुए हैं वो बता रखे हैं 441 से लेकर के और करीबन करीबन 450 तक के सेक्शंस में अलग अलग सेक्शंस बता रखे हैं। अब यहाँ पर जो मेन मेन चीजें हैं वो क्या समझनी है? एक तो बेलेबल ऑफेंस की बात जो है यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर बेल का राइट मिल जाता है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिशन किसको होती है? कोर्ट को होती है। कोर्ट अगर चाहेगी तो आपको बेल देगी और नहीं चाहेगी तो नहीं देगी, ये बात यहाँ लिखी हुई है। लेकिन साथ ही साथ 438 जो है ये सेक्शन आपको बताता है कुछ और ये क्या बता रहा है?
ये बताता है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी, ध्यान रखना, एंटीसिपेटरी बेल तब मिलती है जब बेले ऑफेंस कैसा हो, नॉन बेलेबल हो। कैसा हो? नॉन बेलेबल हो और कॉग्निजेबल हो। ऐसे केस में एंटीसिपेटरी बेल देता कौन है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ध्यान रखना, हाई कोर्ट देता है और कोर्ट ऑफ सेशन, इन दोनों के अलावा कोई भी आपको ऐसी एंटीसिपेटरी बेल नहीं देता है। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि एंटीसिपेटरी के रिगार्डिंग सेक्शन कौन सा बता रखा है और कौन कौन उसके अंदर ऐसी बेल देता है। ठीक है, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एंटीसिपेटरी बेल दी कब जाती है। तो सपोज करो किसी व्यक्ति को क्या है, अपने बारे में ये पता है कि मुझे कभी भी पकड़ा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है पुलिस के द्वारा, मतलब मुझे कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है क्योंकि मेरे ऊपर चार्जेस ऐसे लगाए किसी व्यक्ति ने। तो ऐसे केस में वो क्या करता है, एप्लीकेशन देता है कोर्ट में, और किस बात की, एंटीसिपेटरी बेल की, कि साहब मुझे क्या है, मुझे अनुमान है, मुझे आशंका है कि मुझे कोई भी कभी भी पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, मुझे बेल ग्रांट कर दो। अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट केवल 2-3 ग्राउंडों पे ही एंटीसिपेटरी बेल देती है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले आपने कभी पहले तो कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया है, हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं हो, और कोई सीरियस ऑफेंस तो कमिट नहीं किया है। अगर ये बातें अगर कोर्ट को पता चल जाती हैं और कोर्ट के सामने आप प्रेजेंट हुए हो, तो ऐसे केस में आपको कोर्ट क्या कर सकती है, एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर इसके साथ साथ एक और सेक्शन आता है आपका, सेक्शन नंबर 439, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की डायरेक्ट पावर बता रखी है। तो कह रहा है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन किसी व्यक्ति को बेल पर छोड़ सकते हैं क्या, अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है, बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल हो। तो कह रहा है बिल्कुल, इनके पास, दोनों के पास स्पेशल एडिशनल पावर होती है इस तरीके की। सेक्शन नंबर 439 के अंदर ये क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, बेल पर छोड़ सकते हैं। स्पेशल पावर दे रखी है हाई कोर्ट की और किसकी, कोर्ट ऑफ सेशन की, बेल के रिगार्डिंग इनके पास, दोनों के पास पावर है। ये क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को बेल पर छोड़ सकते हैं। अगर ये बेल पर छोड़ते हैं तो चाहे तो ये किसी ये चाहे, अगर किसी व्यक्ति को बेल पर छोड़ा गया है तो उसको अरेस्ट भी करवा सकते हैं बॉन्ड को और बेल को कैंसिल करके, और चाहे तो किसी व्यक्ति को छोड़ भी सकते हैं अगर कि उसको डिटेन किया गया है या कहीं पर किसी कस्टडी में मजिस्ट्रेट ने रख रखा है। तो ये पावर जो है 439 में, केवल सेक्शन में इतना सा आएगा कि 439 में जो स्पेशल पावर दी गई है बेल के रिगार्डिंग, वो किस कोर्ट को दी गई है, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। एंटीसिपेटरी की बेल के बारे में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को ध्यान रखना, बस इतना सा, ये चीजें हैं आपके लिए। अब जो आगे सेक्शंस बता रखे हैं इसके अंदर, सेक्शन नंबर 440 से, सेक्शन नंबर 440 से और 450 तक के जो सेक्शंस हैं वो टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे हैं, टाइटल बेस्ड। यहां से डायरेक्ट टाइटल आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 2-3 सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, उनको रट लेना बस। एक तो 446 का टाइटल, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे कि प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड, कि कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर अगर बॉन्ड फॉरफिट कर लिया जाएगा तो फिर क्या प्रोसीजर चलाया जाएगा उस केस में। तो कोर्ट को अगर ये पता चल जाता है कि बॉन्ड फॉरफिट कर लिया गया है या कोर्ट को बता दिया जाता है, तो तुरंत कोर्ट क्या कार्रवाई करेगी, सीधी सी बात है, उसे अरेस्ट कर लेगी। क्योंकि उसने फॉरफिट कब किया जाता है बॉन्ड को, तो फॉरफिट तब किया जाता है जब वो व्यक्ति कोई कंडीशन तोड़ दे या ब्रीच ऑफ कंडीशन कर दे। मतलब कंडीशन का जब ब्रीच कर देगा तो फिर क्या होगा उस केस में, तो उसने बॉन्ड को फॉरफिट कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है बॉन्ड। तो उस व्यक्ति को क्या करोगे आप उस केस में, अरेस्ट करोगे ना। तो अरेस्ट करने के बाद क्या करोगे, वो व्यक्ति कहता है कि साहब मेरे पे तो गलती से हो गया, तो फिर आप उसे छोड़ने की बात करोगे, तो या उसे ऊपर पेनल्टी इंपोज करोगे। अगर वो पेनल्टी नहीं दे पाता है तो फिर उसकी जो श्योरिटी है उसको पकड़ोगे, उसे जेल में बंद करोगे और उससे कहोगे पैसा दे, क्योंकि बॉन्ड कैसे ब्रीच कर दिया। अगर उसने कोई अपराध कर दिया तब भी फंसेगा कौन, श्योरिटी। इस तरह की कुछ कंडीशन जो है यहाँ पर बताई गई है आपको। एक सेक्शन है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन नंबर 444, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 444, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के बारे में बात करता है।
यहां पर बता रखा है कि क्या श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो सकता है ऐसे बॉन्ड से। अब सपोज करो कोई व्यक्ति जो है जिसके लिए उसने अपना वो श्योरिटी बन गया था, वो जिम्मेदारी ले रहा था कि आगे से ऑफेंस नहीं करेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं उसकी, लेकिन उसको दिख गया कि यार ये तो दारू हर रोज पीता है, शराब हर रोज पीता है, ये तो ऑफेंस करता डोल रहा है, और फंसेगा कौन, मैं फंसूंगा। तो वो कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन देता है कि साहब मैं तो इसका गारंटर नहीं बन सकता, श्योरिटी नहीं बन सकता, मुझे तो हटा दो। ये श्योरिटी एप्लीकेशन जहां देता है वो सेक्शन नंबर 444 में बता रखा है। ऐसे ही एक और सेक्शन है 442। 442 में भी ऐसी बात बता रखी है, डिस्चार्ज फ्रॉम द कस्टडी। अब सीधी सी बात है, डिस्चार्ज फ्रॉम द कस्टडी का मतलब है अगर आपने बेल और बॉन्ड प्रॉपर तरीके से भर दिए, सफिशिएंट श्योरिटी दे दिए कोर्ट को, तो आपको कस्टडी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो आपने जैसे ही उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट करवा दिया, तो और जो टाइम पर प्लेस पर कोर्ट ने आने के लिए कहा है, आप मान गए कि भाई मैं आ जाऊंगा, तो कोर्ट क्या करेगी, अगर आप जेल में बंद हो तो जेलर को ऐसा ऑर्डर देगी और जेलर से कहेगी भाई इस ऐसे व्यक्ति को छोड़ दो, तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा उसके द्वारा। तो ये बात जो है 442 में बताई हुई है। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका सेक्शन नंबर 447। सेक्शन नंबर 447 यहां पर कह रहा है कि सपोज करो श्योरिटी मर जाए, श्योरिटी इंसॉल्वेंट हो जाए, या श्योरिटी जो है उसने क्या किया है, 446 के तहत उसने उसको छोड़ दिया है, मतलब उसने फोर फीट कर लिया है बॉन्ड को, 4 फीट कर दिया उसने बॉन्ड। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, तो फिर ऐसे केस में अगर वो व्यक्ति खुद आगे से छोड़ देता है या मर जाता है, तो सीधी सी जाहिर सी बात है, तो कोर्ट क्या करेगी, अगर वो श्योरिटी मर गया है तो फिर ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगी, उस अक्यूज को पकड़ लेगी वापस से और उससे कहेगी फ्रेश श्योरिटी लेके आओ, और वो फ्रेश श्योरिटी लाएगा तो ठीक है, और अगर नहीं लाया तो फिर उसे जेल में डाल देगी। इसके बारे में 447 कहता है। और एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर है 448। सेक्शन नंबर 448 भी इसी तरीके की बात करता है। यहाँ पर माइनर के रिगार्डिंग बॉन्ड की बात की गई है। माइनर भी तो ऑफेंस कर सकते हैं ना, तो माइनर जब कोई ऑफेंस कमिट कर दे तो उससे बॉन्ड भरवाया जाएगा। तो माइनर तो अपना दे नहीं सकता, पर्सनल बॉन्ड भर नहीं सकता, तो फिर उसके ब्याह पे कौन भरेगा, तो उसके लिए उसके गार्जियन जो होते हैं वो ही एज अ श्योरिटी के तौर पर आते हैं और उनसे ये बॉन्ड भरवाया जाता है, तभी उस माइनर को बेल पर छोड़ा जाता है। तो ये उसके बारे में जिक्र करता है। अब ये कह रहा है कि सपोज करो 446 में श्योरिटी को और उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है, पढ़ा था ना, 4 फीट कर दिया गया था बॉन्ड को, तो क्या ऐसे ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है। ये कहां बात बता रखी है, तो 449 में। और सेक्शन नंबर 450 क्या कहता है, 450 सेक्शन जो है यहां पर बताता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, अगर मान लो किसी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ने, अब देखो ये हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन बॉन्ड कब भरवाते हैं किसी व्यक्ति से, तो वो आपने पढ़ा था अभी 439, और एक पढ़ा था 438 एंटीसिपेटरी बेल, और यहां पर स्पेशल पावर होती है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास। अब मान लो इन्हें हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या करवाया है, किसी व्यक्ति से बॉन्ड भरवाया है, तो बॉन्ड भरवाया है तो पैसे भी रिकवर करने की बात कहेगा, क्योंकि ब्रीच कर दिया अगर इन्होंने बॉन्ड, तो बॉन्ड को रिकवर, इसे जो पेनल्टी या पैसा लेने के लिए रिकवर करने के लिए कहा गया है, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन थोड़ा ना करेगा उस काम को, तो वो अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है किसी मजिस्ट्रेट को ऐसा डायरेक्शन देगा और उससे कहेगा कि ऐसा करो, उस पर्टिकुलर व्यक्ति से पैसा रिकवर कर लो। और पैसा कैसे रिकवर किया जाएगा, तो कह रहा है पैसे को ऐसे रिकवर किया जाएगा जैसे कि फाइन। और ये फाइन कैसे रिकवर होता है, तो उसके बारे में सेक्शन नंबर 421 और 422 में बता रखा है। तो ये आपके बॉन्ड के प्रोविजंस भी कंप्लीट हो गए। यहां तक क्लियर है चीजें? कीर्ति जी, नरेश जी बताइए। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट। थैंक यू सर। ओके।